ओके बेटा, जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पीछे रह गए हैं, ठीक है। तो कैटेगरी ए है कि भाई आप या तो साथ में काम कर रहे हो इसीलिए वर्किंग प्रोफेशनल हो। कैटेगरी ए में आप इसलिए शायद कोर्स में पीछे रह गए हो। बी हो सकता है कि आपने स्टिल स्टार्ट किया और कॉलेज के साथ स्टार्ट किया और सोचा कि मैनेज हो जाएगा। तो ये कॉलेज कैटेगरी है, ठीक है। और ए वर्किंग कैटेगरी है, ठीक है। और एक सी कैटेगरी भी है। इन्होंने ओवर एम्बिशियस स्टूडेंट्स थे, या फिर नरेटिव के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाते हैं कि वो 1 ईयर प्लान देखते हैं और फिर सोचते हैं कि जीएस के साथ ऑप्शनल भी हो जाएगा, तो इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और अब वो इन मिडल फंसे हुए हैं। फिर एक डी कैटेगरी भी है, ठीक है। डी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो ना तो वर्किंग है, ना कॉलेज जा रही है, ना जीएस के साथ उसकी कोचिंग चल रही है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम एटीट्यूड है, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस कैटेगरी है। अब आप देख सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में हो। तो ये चारों कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं अपनी आपको ओपिनियन बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपने ये देख ही लिया होगा, ऑप्शनल कैसा है ये। people can say various thing about economics optional and other optional, and they can offer you various courses, various uh, uh, modules. So what I have realized is, generally what happens is, what other coaching institutes does is that their focus is on maximizing revenue. At the end of the day, it's a commercial activity. So they break down the course, ठीक है। दे ब्रेक डाउन द कोर्स, ब्रेक डाउन कर देते हैं। वो पहले बोलते हैं कि हम फाउंडेशन करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन में आपको बेसिक डेफिनेशंस बताई जाती हैं, सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, मॉडल्स डिस्कस किए जाते हैं। और फिर हर टेचर का अपना अलग मेथड होता है। कोई नोट्स डिक्टेट करना प्रेफर करता है, कोई नोट्स दे देता है और एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। ये अपने अपने टेक्निक है हर किसी की। नाउ फाउंडेशन के बाद दे ब्रिंग अनदर वैल्यू एडिशन कोर्स। मैक्सिमम कोचिंग पे यही चल रहा है। आप खुद भी रिसर्च करोगे, अपने फ्रेंड से ही पूछोगे जिनके दूसरे ऑप्शन है, वो भी ये बताएंगे। वैल्यू एडिशन एक कोर्स होगा जिसमें देन दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग पीवाईक्यूज, एंड देन आपकी आएगी तीसरी चीज, राइटिंग। एंड देन दैट विल बी योर टेस्ट सीरीज, ठीक है। नाउ इसका बेनिफिट क्या होता है कोचिंग इंडस्ट्री को? इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसका। इसका बेनिफिट ये, एक तो दे कैन ब्रेक डाउन द फीस। अब इसको वो बहुत सस्ता 15K में दे देगा कोई, ठीक है। फिर आपको इसके लिए अलग से 10K चार्ज कर लेगा, फिर इसके लिए आपको अलग से 10K चार्ज कर लेगा। तो इवेंचुअली उन्होंने अपनी फीस कवर कर ली जो उन्हें चाहिए थी। अब इशू ये होता है कि ये जब फाउंडेशन होता है तो ये इजी होता है। मेन मेन मॉडल बताएंगे आपको, पीवाईक्यू से रिलेट नहीं करा रहे। तो स्टूडेंट को इसमें मोटिवेशन भी रहता है और उसे ऑप्शनल अच्छा लगता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि भाई हाँ, समझ में आ रहा है कोर्स और अच्छा चल रहा है। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी को जो रियलिटी फेस करनी है ना, वो जस्ट 4 मंथ्स डिले हो जाती है। बिकॉज इसको ये 4 मंथ्स का बना के बेचते हैं, और 4 मंथ्स तक आपको कुछ रियलिटी नहीं पता। आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, रियलिटी यहाँ पे पता चलनी शुरू होती है कि वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा। जब ये 1-2 मंथ का कोर्स चलता है, फिर ये अनदर 1 मंथ चलता है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी 7-8 मंथ्स हो जाते हैं। ये हर सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हर किसी ऑप्शनल पे यही अप्लाई है। और यही एक ट्रिक है जिससे स्टूडेंट्स को
ट्रैप कर सकते हैं कि देखो भाई कितना इजी है, छोटा सा है, हो जाएगा, बट एक्चुअली में प्रोसेस यही है। सबने उसको डिवाइड कर दिया है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आई मैं बताऊं, कि मैंने ये चीज इंटीग्रल कर रखी है। मैं आपको पहले ये करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो ये एक हैवी डोज हो जाती है। इंडिविजुअल इसमें ज्यादा मोटिवेटेड फील इसलिए नहीं करता क्योंकि स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस। लाइक आपने 1 महीना करा, 1.5 महीना करा, आपका एक ही यूनिट हुआ है। बट द थिंग इज कि आपका एक यूनिट इसके साथ हुआ है, इसके साथ हुआ है, इसके साथ हुआ है, एंड इसका फिर कॉन्स तो आपको बता दिया मैंने, डीमोटिवेशन फील होता है क्योंकि आप स्लो चल रहे हो। बाकी लोगों के ऑप्शनल में फाउंडेशन खत्म हो गए होंगे, आपको फील हो रहा होगा यार हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज घुस जाती है, या तो यार ये ऑप्शनल बहुत लेंदी है, या तो ये ऑप्शनल मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं ही बहुत स्लो हूँ। ठीक है। तो डेविल ऑलवेज लाइज इन डिटेल्स। तो आपको ये डिटेल में समझना होगा बेटा कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। प्रॉब्लम ये चल रही है दैट आप कॉम्प्रिहेंसिव चीज कर रहे हो तो आप बाकी लोगों से डेलिबरेटली स्लो हो। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि आपका कंसोलिडेशन हो रहा है, मल्टीपल रिवीजन हो रहा है। जब आप ये राइटिंग करके असाइनमेंट सबमिट करते हो तो आपका मल्टीपल रिवीजन होता है, आपने बहुत बार रिवाइज किया। देखो, आपने पहले यहाँ पे पढ़ा, फिर घर पे समझा होगा, रिवाइज किया, फिर उसके बाद PYQ की डिस्कशन सुनी, यहाँ पे रिवाइज हुआ, फिर आपने अपने हाथ से लिखा, यहाँ पे रिवाइज हुआ। वो 3-4 बार में आपका इंटीग्रल पार्ट बन चुका है वो टॉपिक, और इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एवरीथिंग हैज कॉस्ट। तो ये स्लो हो जाता है बहुत प्रोसेस। अब इस स्लो प्रोसेस में जब वो कमर्शियल साइकिल और वो पीयर्स का नरेटिव और कोचिंग का नरेटिव हम जब देखते हैं, यार 1 साल में सब कुछ करना है, GS भी पढ़ा है, मुझे तो पेपर निकाल के अगले साल जॉब ले ही लेनी थी, वो सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल नजर आने लगती हैं। और तब आपके अंदर एक डिमोटिवेशन आता है, या तो खुद पे डाउट करते हो, या सब्जेक्ट पे डाउट करते हो, या टीचर पे भी डाउट कर सकते हो, किसी भी चीज पे डाउट कर सकते हो, और वो फिर आपके मोटिवेशन को ब्रेक करने लग जाता है। ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप रेगुलर हो, इस कैटेगरी के बच्चे हो, आप पिछले 3-4 महीने से, जुलाई लगा लो, आप जून 27 को शुरू हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शुरू हो रखा है। लगभग 5 महीने से आप जब इस काम को कर रहे हो, तो 5 महीने में अगर आप रेगुलर पढ़ रहे थे, और आप जहां तक कोर्स चल रहा है वहां पर हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छा कर रहे हो। वाई? बिकॉज लोग ऑप्शनल में 4 साल बाद भी फंसे ही होते हैं। वो पहले साल ये कर लेते हैं, वो कभी भी, वो पहले साल ये कर लेते हैं, प्रीलिम्स दे देते हैं, मेंस निकल जाता है, कई या तो इंटरव्यू में रह जाते हैं, या मेंस ही नहीं निकलता है। फिर उनको समझ में आता है यार मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर वो इसको करना शुरू करते हैं। वो दूसरा साल चला गया ऑप्शनल में। फिर उसके बाद पता चलता है प्रेजेंटेशन में उनसे बेटर करने वाले बंदे हैं, वो फिर ये करते हैं। तीसरा साल चला गया ऑप्शनल में। तो टाइम कैसे भी दे लो, वैसे देना चाहते हो वैसे दे लो, ऐसे देना चाहते हो ऐसे दे लो। माई थिंकिंग इज कि इस तरीके से टाइम कम लगेगा। इस तरीके आप फास्ट कार चला रहे हो लेकिन आपने टर्न ही गलत ले लिया, आपने डायरेक्शन ही गलत ले ली, तो आपको डबल टाइम लगेगा। आप बेशक कार स्लो चला रहे हो लेकिन आपको रास्ता पता है, डायरेक्शन सही है, तो आप तेज चलाने वाले से जल्दी ही पहुंचोगे। बिकॉज तेज चलाने वाले को तो पता ही नहीं ना कौन सी डायरेक्शन में मुड़ गया वो। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने अभी तक 6 असाइनमेंट, 5 असाइनमेंट, 6 असाइनमेंट कर चुके हो, करने को हो, अगर आपका अच्छा रिवीजन है, आपको सारे PYQ समझ में आए हैं, सब्जेक्ट लिंक हुआ है, तो ये आपकी अचीवमेंट है। क्योंकि बाकी जिन्होंने 4 महीने में कुछ फाउंडेशन कर लिया होगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बैटल होनी है प्रीलिम्स के बाद मेंस में, वो बैटल में बेटा 10,000 लोग बैठेंगे, उसमें से 3-4 थाउजेंड तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो कि ऑलरेडी इस राउंड में चल रहे होंगे, वैल्यू एडिशन और राइटिंग, राइटिंग के भी दूसरे राउंड में चल रहे होंगे। सो देर इज नो पॉइंट कि आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ फाउंडेशन करके और इन लोगों को हरा दोगे, और इसमें से सीट है 1,000 ही, और बाकी के बचे हुए ये 6K, इनमें से कोई
जुनूनी बंदा यहाँ पे भी बैठा हो सकता है, वो भी अपनी सीट बनाएंगे। तो पॉइंट ये है कि कंप्रिहेंसिव प्रिपेयर करके ही जाने में, ऑप्शनल में आपकी भलाई है। आपको अगर स्लो लग रहा है तो ये प्रोसेस है। आप स्मार्ट प्ले कर सकते हो, स्मार्ट इन द सेंस ये प्ले कर सकते हो कि अभी जो बच्चे, पहले मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर है, जो अभी तक 5-6 असाइनमेंट कर चुके हैं, आपके ग्रोथ भी लगभग होने को हो जाएगा जल्दी 1 वीक में। और फिर ट्रेड, ठीक है। ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल। इनको छोड़ के आप कंपलसरी 10 मार्कर में फंस जाओगे। अगर आप ये कर लेते हो तो आप नहीं फंसोगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन छोटी सी थ्योरी है, सोशल चॉइस थ्योरी छोटी है, ओपन इकोनॉमी छोटी सी थ्योरी, छोटी सी लाइक यूनिट है। ये आप इंडिविजुअली स्किप कर सकते हो, ऑल्दो ये भी बहुत छोटे हैं। अगर कोई मेहनत करे तो 1 वीक का काम है ये, ठीक है। फिर आप पेपर 2 पे जाओगे। नाउ पेपर 2 पता है कैसा है बेटा? ये बाकी ऑप्शनल वालों को भी करना है। इसमें क्या है? एग्रीकल्चर है, नेशनल इनकम है, इंडस्ट्री है। ऑल्दो हमें उसको डेटा और इकोनॉमिस्ट के नाम के साथ करना है, बाकियों को भी उसका एक आइडिया होना चाहिए, दूसरे ऑप्शनल वालों को भी। और इसमें आपकी प्री की भी काफी प्रिपरेशन होगी, तो आपको इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और इसमें अपडेशन का हम कुछ कर नहीं सकते, वो फरवरी में ही आएगा जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ठीक है। तो वो तो तभी होने वाला है। हावेवर होगा क्या, जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी वो लाइट हो जाएगी यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिर्फ क्लास करनी होगी, और क्लास करते करते आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बेस्ट तरीका होता है, बाद में शॉर्ट नोट्स रिकॉर्डिंग देख के बनाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। लाइव करके आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। और आपको असाइनमेंट लिखने की जरूरत नहीं है पेपर 2 की, आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आपने ये वाली राइटिंग अच्छे से की है तो आप सरवाइव कर जाओगे। मेंस में पेपर 2 की राइटिंग जीएस की राइटिंग टाइप होती है, तो वहां पे आपकी मल्टीपल राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होगी जब जीएस के टेस्ट दे रहे होगे, और वही स्टाइल, स्ट्रक्चरिंग, कंक्लूजन, बॉडी, इंट्रो, वही तरीका आपका पेपर 2 में चलता है। लेकिन पेपर 1 इज अ टेक्निकल थिंग, वहां पर की टर्म्स टेक्निकल है, वहां पे डायग्राम्स बनाने कंपलसरी है, वहां पे मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 की हमें बहुत ज्यादा हैवी राइटिंग की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसीलिए मैं आपको ये जबरदस्ती असाइनमेंट बोलता हूँ, लिखवाता हूँ, बोलता हूँ कि इसके बगैर कोर्स करना यूजलेस है। बट पेपर 2 में यू नीड लेसर अमाउंट ऑफ राइटिंग, लेसर इंटेंसिटी ऑफ राइटिंग, दैट वी कैन मैनेज इन हेयर ऑल्सो। तो व्हाट आई थिंक इज, अगर आप अपने जीएस के साथ बैलेंस बना के चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप ये मैनेज कर जाओगे। प्रॉब्लम अब किसकी है? कि भाई जिसने ना कंटिन्यूटी नहीं रखी, वर्किंग प्रोफेशनल था, वो वर्किंग प्रोफेशनल की पहली कैटेगरी को आप समझो। वर्किंग प्रोफेशनल था, आपने जॉब ली क्योंकि शायद आप कॉलेज में के साथ ही पढ़ना प्रेफर करते हो, आपको हैवी लगता है अपना रूटीन बनाना, घर पे बैठ के पढ़ना, या फाइनेंशियल इशू है तो वर्किंग ही आपके साथ पॉसिबल है। तो बेटा देखो, आप दो कैटेगरी के आदमी हो सकते हो। वर्किंग में भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी हो सकती है एक्स कैटेगरी, जिसने ना अभी साल भर पहले ही सोचा है कि जॉब लग गई, चलो यूपीएससी प्रिपेयर करें। एक ऐसी कैटेगरी है जो पहले से कॉलेज से धीरे धीरे जीएस पढ़ रही है, और जीएस का काफी कुछ उसका हो रखा है। वो प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड पर्संस हैं, स्मार्ट लोग हैं, जिन्होंने पहले से वो काम कर रखा है जीएस का। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम ऑप्शनल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो आदमी क्योंकि सुलझा हुआ है, पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से ही इसने कॉलेज के साथ और धीरे धीरे अपना जीएस कर रखा है। ऐसा इंसान कौन? कोई मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, रैंक 723 ऐसा ही है, नीतीश। वो जॉब कर रहा है, करने के साथ ही उसने पेपर दिया लास्ट ईयर, और उसका सब रेडी था, वो ऑप्शनल करने आया था, और उसने ऑप्शनल निपटा लिया अपनी जॉब के साथ ही। 9 to 5 वाली जॉब के साथ ही उसने 4 साढ़े 4 महीने में रिकॉर्डेड कोर्स से ऑप्शनल निपटा दिया, और उसने अपना जॉब उसने ले ली।
अच्छी रैंक नहीं आई क्योंकि वो राइटिंग नहीं करके गया। जीरो राइटिंग। जीरो राइटिंग समझ रहे हो आप, एक भी असाइनमेंट नहीं। स्टिल, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो गई तो उसने मैनेज कर लिया। बट फिर से पेपर तो देना ही पड़ेगा क्योंकि राइटिंग की नहीं, मार्क्स अच्छे आए नहीं है इतने ऑप्शनल में भी, तो रैंक इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये बंदे क्या सोचे बैठे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि ये कोई 1 साल, 1.5 साल, 8-10 महीने का खेल है, हम इसको निपटा देंगे। भाई आप नहीं निपटा पाओगे, आप ही निपट जाओगे। क्योंकि यहाँ पर प्रायर लर्निंग गैप बहुत मैटर करता है, जिसके बारे में कोई कोचिंग वाला, कोई इंडिविजुअल बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो कमर्शियल इंटरेस्ट को हर्ट करता है। क्योंकि अगर प्रायर लर्निंग गैप के बारे में हम लोग बात करने लग गए, कोई भी आदमी आपको पूरी इंडस्ट्री में देख लो, यूट्यूब पर देख लो, कोई इस वर्ड को यूज करते हुए नहीं मिलेगा। प्रायर लर्निंग गैप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रायर लर्निंग गैप का क्या इशू है बेटा, कि हर इंडिविजुअल को एक ही साल का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन हर इंडिविजुअल अलग है। हर इंडिविजुअल के कॉलेज का लेवल अलग था, स्कूल का लेवल अलग था, उसकी पढ़ाई का लेवल अलग था, उसकी लर्निंग का भी कर्व अलग है। तो होता क्या है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच में जो बंदे का प्रायर लर्निंग है बहुत ह्यूज है, वो भी 1 साल में ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। अब ये वर्किंग वाला बंदा ना, ये भी क्या कर रहा है, ऑप्शनल के साथ जीएस भी मिक्स करके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं 3 नाव में सवार हो जाऊंगा, मैं जॉब भी कर लूंगा, पैसे भी कमा लूं और जीएस भी पढ़ लूं और ऑप्शनल भी कर लूं। ये बंदे 1 महीने के एंथुजियाज्म के बाद, मोटिवेशन के बाद, कुछ क्लासेस रेगुलर करने के बाद, 2 असाइनमेंट देने के बाद, 3 असाइनमेंट देने के बाद ये पीछे छूट जाते हैं। एंड दैट इज वेरी नेचुरल, इनकी इनएबिलिटी की बात नहीं है, इनएफिशिएंसी की बात नहीं है। कोई भी इंसान इतना सारा लोड ले ही नहीं सकता है। तो मेरी क्या एडवाइस है इन लोगों को, आप अपने प्रायर लर्निंग गैप को समझो। तुम देखो कि तुमने पहले कितनी बार पॉलिटी अच्छे से समझी हुई है, हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझी हुई है। क्या अगर मैं तुम्हें आज हिस्ट्री का टेस्ट दूं, पॉलिटी का टेस्ट दूं, ये मत बोलना कि रिवाइज करके, ये कुछ नहीं होता, ये फालतू की बात है। आज ही अगर मैं तुम्हें ये दे देता हूं, तो 100 में से 80 नहीं तो क्या तुम 60 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो? 50-60 क्वेश्चन अगर तुम ठीक कर पा रहे हो, तो तुम्हारा प्रायर लर्निंग गैप अच्छा है। सॉरी, प्रायर लर्निंग गैप किस वे में कहते हैं वो मैटर करता है। प्रायर लर्निंग गैप ज्यादा मतलब आपने पहले काफी लर्निंग कर रखी है, ठीक है, मतलब आपका गैप कम है जो रिक्वायर्ड नॉलेज है उसके लिए। तो ऐसा इंडिविजुअल को सिर्फ ऑप्शनल ही करना होता है, वो उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टाइम देके मैनेज कर सकता है और लास्ट के 4 मंथ में सिर्फ जीएस पर फोकस करके वो प्री निकाल सकता है। बट इमेजिन करो, इसकी माइंड की ओरिएंटेशन देखो, ये सोच रहा है एक ही साल में मैं निकाल दूं, ना तो इसकी जीएस रेडी है ना ऑप्शनल रेडी है, कोचिंग के पैसे दोनों जगह दे दिए हैं, उधर से जीएस की फैकल्टी प्रेशर डाल रही है, इधर से ऑप्शनल की फैकल्टी प्रेशर डाल रही है। तो ये बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। अब ऐसे में क्या करे, अपने ब्रेन की कैपेसिटी को एक्सेप्ट करो, अपनी स्टूपिडिटी को एक्सेप्ट करो, रियलिटी को फेस करो, प्लान को रीओरिएंट करो। और रीओरिएंटेशन से मतलब ये है, रियलिटी, अपनी कैपेसिटी, प्रैक्टिकल होकर सोचो कि आपको काम जो करना है, जीएस भी करना है, ऑप्शनल भी करना है, विद वर्किंग करना है, तो यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ 2026, आप 2028 के कैंडिडेट हो। क्योंकि आप स्क्रैच से ऑप्शनल, स्क्रैच से जीएस करना चाह रहे हो। आपको 2 साल लग जाएंगे कम से कम वो ग्रिलिंग करने में, जिस लेवल पे जाके पेपर निकलता है। तो आपको क्या करना होगा, अपना प्लान बनाना होगा। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको यही कह सकता हूं, क्योंकि ऑप्शनल में ब्रेन स्टॉर्मिंग डीप होती है, आपने कभी सोचा नहीं, ग्रेजुएशन के बाद होता है। और यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी कि ऑप्शनल इंडिविजुअली जनरली वही लेगा एक सेल्फ अवेयर्ड आदमी जो उसका बैकग्राउंड है। हालांकि हमारे देश में इतना सेल्फ अवेयर्ड होते ही नहीं है बच्चे, वो भीड़ चाल देख के ले लेते हैं, फ्रेंड जो ले रहा है वो ले लेते हैं, पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो ले लेते हैं। बट वहां पे क्या समझ, वो क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल की अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहे हैं। और वहां पर सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा है ग्रेजुएशन प्लस समथिंग मोर एंड अबव लिखा हुआ उन्होंने। तो इसका मतलब
वो तुम्हें हिस्ट्री के लिए तो नहीं लिख रहे कि ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी के लिए तो नहीं लिख रहे ग्रेजुएशन, पॉलिटी के लिए तो नहीं लिख रहे ग्रेजुएशन। कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ऑप्शनल के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिख रखा है। इसका मतलब आपको ऑप्शनल में डीप थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है, आपको माइक्रो डिटेलिंग समझनी होती है, आपको एक सब्जेक्ट में फिलोसफिकल बनना होता है, उस सब्जेक्ट की फिलोसफी फील करनी होती है। तो इसका मतलब यहां पर समय बिताना पड़ेगा आपको ज्यादा। यहां पर आप ज्यादा ओ अच्छा, इसमें तुम यूनिट्स नहीं छोड़ सकते हो। यूनिट छोड़ने का प्रॉब्लम ये होती है कि सोचो मैं तुम्हें जो माइक्रो मैक्रो ग्रोथ कर चुके हैं, सोचो मैं तुम्हें माइक्रो छुड़वा दूं और बोलूं चलो मैक्रो और ये सब करते हैं, कि क्या तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड हेयर। बट हिस्ट्री में कोई सोचे कि नॉर्थ ईस्टर्न किंगडम्स जो थी उनको छोड़ देते हैं सिलेबस में, चलो गुजरात के उधर जो किंगडम थी उसको छोड़ देते हैं, चोला वाले को छोड़ देते हैं, बाकी सारा कर लेते हैं, चल जाएगा काम। लेकिन ऑप्शनल में इंटरलिंकिंग है सब चीजों से, नहीं चलेगा। तो इसलिए ऑप्शनल को आपको सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, हर बंदे को देना पड़ रहा है। छठे साल में जब AIR 1 बनी है तो PSIR 6-7 साल से पढ़ रही है, तब जाके 279 आए हैं। ओके, हर बंदे को ऑप्शनल में टाइम देना पड़ता है। तो ये जो कमर्शियल गेम खेला जा रहा है कि 4 महीने का जुमला पकड़ा देते हैं, वो उनका फायदा है उसमें। अल्टीमेटली वो पढ़वाएंगे तुमसे उतने ही दिन, वैसे नहीं तो ऐसे, जैसे भी ठीक है करना पड़ेगा आपको। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप ऑप्शनल को, अगर ये ऑप्शनल आपको अच्छा समझ में आ रहा है, आपको इंटरलिंक हो रहा है। प्रॉब्लम कब आती है? जब ऑप्शनल समझ में ना आ रहा हो। ठीक है बेटा, समझ नहीं आ रहा तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते, मैंने भी अपनी तरफ से बेस्ट कर ही दिया, मैं भी इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। ऑप्शनल समझ में आ रहा है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी इनएफिशिएंसी नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके इमोशनल क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। आप में इतनी सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको ये पता हो कि थाली में कितना खाना डालना है, जितना मैं खा लूं। आप खा ही कम सकते हो, आप डाल के इतना बैठे हो, तो वो उसमें उसमें क्या उसमें इंटेलिजेंस का रोल कहां से आया? उसमें तो स्टूपिडिटी है। आपको इतनी भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि आप नहीं खा सकते इतना। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा ए कैटेगरी को, कि आप प्लान करो और पहले ऑप्शनल को ही करो, बिकॉज उसमें आप जल्दबाजी में भाग नहीं सकते हो। भागने से फायदा नहीं होगा वहां कि एक चैप्टर ट्रिब्यूनल का छोड़ दूं, लक्ष्मीकांत का। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो GS में कर सकते हो। बाकी मैंने सारी कर ली, पार्लियामेंट कर लिया, DPSP कर लिया, फंडामेंटल राइट कर ली, चलो इलेक्शन कमीशन का एक चैप्टर छोड़ दो, छोड़ दे भाई, दिक्कत नहीं होगी, तेरे को बच जाएगा। लेकिन ऑप्शनल में तुम नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और उस इंटरकनेक्शन से क्लैरिटी बढ़ती है, क्लैरिटी से आंसर में प्रिसीशन बढ़ता है, प्रिसीशन से मार्क्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने सबने देख ही लिए, रिपीट ही हो रहे हैं। इट इज ओपन टू ऑल, 80% क्वेश्चन रिपीट ही है। फिर भी डिफरेंस कहाँ आ रहा है? आंसर की राइटिंग की प्रिसीशन में। प्रिसीशन उतनी ही ज्यादा बेटर होती है जितना ज्यादा आप इंटरलिंक करके सब्जेक्ट को समझ रहे हो। तो बेटा आपको ये करना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप पहले ऑप्शनल को अच्छे से डिटेलिंग में धीरे धीरे निपटाओ, एंड देन द सेम प्रोसेस शुड बी रिपीटेड ऑन GS। उसके भी आप GS 1 उठाओ, 2 उठाओ, उनके प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी सेम एग्जैक्टली होनी चाहिए। GS 1 उठाओ, GS 1 की हिस्ट्री आपने ले ली, सपोज हिस्ट्री के मेंस को इधर रखो, PYQ को, MCQ को इधर रखो, PYQ को। अब आप अपनी एक रीडिंग दो, फिर आप इसको रीड करो, इसको रीड करो, यहां से एनालाइज करो कि कौन सा थीम ज्यादा रिपीटेड है, उस थीम को दोबारा रीड करो, और उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करो और डीप रीडिंग करो उस पर थोड़ी। लिमिटेड ही है वो थीम, जैसे मैं एक बता सकता हूँ तुम्हें, हमेशा ये टेढ़ा क्वेश्चन पूछते हैं बुद्धिज्म पे, तो वो एक इंपॉर्टेंट थीम है। विजयनगर एम्पायर पे पूछते हैं, चोलास पे पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट थीम है। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन पे पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट थीम है।
आपको इंपॉर्टेंट थीम पता चलेंगे फर्स्ट रीडिंग के बाद, जब आप इनको रीड करोगे। इसके पीवाईक्यूज सारे मत लिखो, लेकिन एटलीस्ट 4-5 ईयर्स में जो आए हैं उसमें आप राइटिंग स्टाइल इंप्रूव करो, प्रैक्टिस करो, खुद से लिखो। एक दो फ्रेंड के साथ आप ग्रुप बनाओ, ट्रस्ट मी, सारे फ्रेंड्स ही चेक कर रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, विदाउट नेमिंग एनीवन, वहां पर सब लोग स्टूडेंट ही चेक कर रहे हैं, कोई टीचर नहीं चेक कर रहा है। तो फिर पैसे ही क्यों दे रहे हो भाई? आप लोगों की कम्युनिटी डेवलप हो गई ना। हम ग्रुप में 80 लोग हैं ना, हम ग्रुप में 80 लोग हैं, हम लोग कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्प। हम असाइनमेंट लिख सकते हैं और एक दूसरे का इवेल्युएशन कर सकते हैं। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दिस, वी कैन मेक अ सेपरेट ग्रुप वेयर हम जीएस के असाइनमेंट दें, और फिर उसमें एक बंदा अपना पोस्ट करे। जो सेकंड बंदा पोस्ट करेगा वो फर्स्ट का चेक करेगा, जो थर्ड बंदा पोस्ट करेगा वो सेकंड का चेक करेगा। इस तरीके से आप सब लोग एक दूसरे की असाइनमेंट्स को चेक कर सकते हो, और एक अच्छा असाइनमेंट का राइटिंग का प्रोग्राम हम गवर्न कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और उसमें बहुत सारी लर्निंग होगी। और जितना मेहनत से आप एक दूसरे की चेक करोगे, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हो, अकाउंटेबल हो, बाहर वाला कोई नहीं करेगा, तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करना चाहिए। और इसके बाद आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करना चाहिए। अब फिर इसमें जितना भी टाइम लगेगा लगेगा। वो टाइम क्यों लग रहा है ज्यादा? भाई तुम्हारी प्रायर लर्निंग अब देखो, प्रायर लर्निंग जिसकी कम है उसको ज्यादा लगेगा, जिसकी ज्यादा हो चुकी है उसको कम लगेगा। जो बंदा स्कूलिंग टाइम से, ग्रेजुएशन टाइम से ही 2-3 बार स्पेक्ट्रम रीड कर चुका है भाई, उसको थोड़ी ना मैच कर लोगे आप। वो तो 2 हफ्ते में करेगा ये। आपने पहली बार बुक उठाई है, आपने एमसीक्यू के ट्रेंड नहीं देखे, मेंस के ट्रेंड नहीं देखा, आप किस उम्मीद में बैठे हो कि भाई आप कर लोगे इसको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में? नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो जब आपका ऐसे GS1, फिर GS2 को लो, GS3 को लो, GS4 को लो, जब ये सब हो जाए ना, उस दिन सोचना आप कि अब जाऊंगा और पेपर निकाल दूंगा। और जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, अगर स्क्रैच से आदमी इसको बिल्ड कर रहा है और वो भी जॉब के साथ करना चाह रहा है, उसे 2 साल लग ही जाएंगे, क्योंकि उसके पास 3-4 आवर्स की ही विंडो है। 4 आवर ही पढ़ेगा वो, उससे ज्यादा पढ़ नहीं पाएगा। जो कॉलेज वाला बच्चा है, सेम चीज रिप्लाई हो रही है, अप्लाई हो रही है, बिकॉज उसकी कमिटमेंट भी कॉलेज की है। तो उसको भी ये प्रिपरेशन आइडियली सेकंड ईयर में शुरू कर देनी चाहिए। सेकंड ईयर में अपने ऑप्शनल के साथ उसे ये प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर सबसे अच्छी चीज तो यही है कि अगर वो ऑप्शनल अपनी ग्रेजुएशन का लेके बैठा है तो उसकी फ्री की राइटिंग करवाएगी डीयू। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑप्शनल के माइक्रो मैक्रो को सेकंड ईयर में पेपर आएगा, ऑप्शनल का करके बैठा हुआ है, भाई फ्री की राइटिंग करेगा वो, रिवीजन चलेगा उसका, मस्त, फ्री की राइटिंग। पैसे देने पड़ रहे हैं यहाँ पे, और वैसे इवेल्युएशन भी नहीं करेंगे, वहां पे तुम्हारे प्रोफेसर फ्री में इवेल्युएशन कर रहे हैं। उसको अपना सेकंड ईयर में टारगेट करके, मैक्सिमम थर्ड ईयर के मिड तक, ट्रेड थर्ड ईयर में आता है उसका, कोर्स में ही ट्रेड वगैरह मैं सब करा चुका हूँ। उसको अपना थर्ड ईयर के सितंबर अक्टूबर से उसको अपनी जीएस शुरू कर देनी चाहिए, और वो फ्री है, अब टेंशन फ्री है, उसका ऑप्शनल हो चुका है। अब वो पूरे दिन जीएस ही करेगा। वो 5-6 महीने में काफी, 6 मंथ्स में काफी जीएस की प्रिपरेशन कर सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि उसका प्रायर लर्निंग बहुत अच्छा था, तो ये बंदा ऐसा हो सकता है कि ये जस्ट आफ्टर गेटिंग थ्रू कॉलेज, 2027 में मान लो इसका कॉलेज खत्म हो रहा है, और उसी साल वो प्री दे दे। एक, क्योंकि उसका एक अच्छा रिवीजन बेस बनी गया है, तो चलो एक अटेम्प्ट ट्राई करने के लिए दे दें, क्योंकि अटेम्प्ट तो 6 हैं तो डरने की बात नहीं है। और ऐसे में कई बार होता है, स्ट्रेस फ्री आदमी जाता है, निकल भी जाता है। एक ऐसी मेरी स्टूडेंट थी कशिश गुप्ता, उसका मेंस नहीं हुआ, बट थर्ड ईयर के जस्ट बाद उसने लास्ट ईयर प्रीलिम्स दिया था, उसका हो गया। उसकी प्रायर लर्निंग बहुत अच्छी थी, उसने मुझे बोला सर मैंने 10th से ही डिसाइड कर लिया था यही करना है, डेलिबरेटली मैंने आर्ट्स ले ली थी, आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स।
जयपुर की वो स्टूडेंट है। महारानी कॉलेज जयपुर में वो पढ़ती है। और वो यूनिक केस है क्योंकि उसके रिजल्ट आने से पहले ही उसका प्री निकल चुका था, थर्ड ईयर का। और वाइस चांसलर ने स्पेशली उस लड़की की पहले रिजल्ट निकलवाया, तब जाके वो मेंस लिख पाई। हाउएवर मेंस नहीं हुआ, वो अलग बात है, कुछ मार्क्स से रह गया। बट द पॉइंट इज प्रायर लर्निंग यहाँ मैटर करती है। अब आपकी प्रायर लर्निंग नहीं है तो आप फिर एक साल अच्छे से रिवाइज करके मेंस को कंप्लीट करके फिर दो। अब ये जो बंदे हैं सी कैटेगरी, अब तुम जान चुके हो सच्चाई। जो मीठी मीठी बातों की रील चलाई जाती है ना, वो तुम जान चुके हो। ये कर देंगे, वो झंडा गाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, सब जान चुके हो अब आप। 4 महीने में तुम्हें असलियत समझ में आ गई है। और हो सकता है ना भी समझ में आई हो तो मैं समझा देता हूँ। तुम इस कैटेगरी के इंसान हो सकते हो जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। तो उसको तो समझ में आ गई है, उसको ये पता चल चुका है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा ना, तो कोई टॉपर भी नहीं कर पाया होगा, सब फेंक रहे हैं। अगर मेरे से नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं कर पाया होगा। अगर तुम 8-9 घंटे पढ़ रहे हो और तुम स्टिल नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो और भी कोई नहीं कर पाया होगा बेटा। उन्होंने वक्त दिया होगा पहले से, उनका या तो ये सॉर्टेड होगा या तो ये सॉर्टेड होगा। स्क्रैच से कह रहा हूं मैं, सी कैटेगरी के लोग जो स्क्रैच से पहले जिंदगी में कभी ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन कॉलेज में आने के बाद समहाउ उनको मोटिवेशन आया और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा, उनको उम्मीद जगी और उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम भी बड़ी चीज ट्राई करेंगे। क्योंकि पता है क्या, स्कूल में तो हम, कॉलेज में, स्कूल के 11th 12th में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, आदमी एम्बिशियस नहीं होता। वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने कंफर्ट जोन में मस्त होता है। उसके कुछ फ्रेंड्स पिटजी का बैग लेके इंजीनियरिंग के लिए जा रहे होते, तो जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ाकू कीड़े हैं, ये जाए भाड़ में। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में आता है ना, तब मुझे समझ में आता है यार मुझे भी जिंदगी में कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो एम्बिशियस हो जाता है अचानक। 11th 12th में भले ही ना रहो, फिर अचानक से एम्बिशियस हो जाएगा। तो जब वो एम्बिशियस होगा, वो ये भूल जाएगा कि वो जो फिजी में जाने वाला लड़का था ना, भाई उसने ना घिसा रखी है अपनी, और तुम घिसाने जा रहे हो पहली बार। तो उसको ना आदत है बर्डन लेने की, डिप्रेशन में रहने की, वो प्रैक्टिस कर चुका है। वो टॉलरेट कर सकता है मैक्सिमम प्रेशर, और वो मैनेज भी कर सकता है। उसे पता है, उसको नोट्स बनाना आ गया है, उसको चीजों को फिल्टर करना आ गया कि चलो ये वाले थीम इंपॉर्टेंट होंगे, इस सब्जेक्ट को ऐसे एनालाइज करते हैं। 2 दिन 3 दिन बैठ के उसने वो चीज हिस्ट्री पे भी कर डाली, जो वो उधर फिजिक्स मैथ्स पे कर रहा था। उसने फिल्टर कर लिया, इतना पोर्शन करना है, ये सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। उसने अपना काम कट शॉर्ट कर दिया। उसको बीट नहीं कर पाओगे, वो ट्रिक जानता है, वो टेक्निक्स जानता है अपने काम को कम करने की। और उसने वो सीखा है, पहली बार उसने भी ज्यादा ही किया था। अब वो स्मार्ट बन के दुनिया को गाइड दे रहा है, लेकिन पहली बार उसने भी कटवाया है। ओवर डूइंग की होगी, ओवर रिपीटिंग की होगी। तो ये जो बच्चे हैं, इनको ना इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि पहले तो तुम्हारी कैरेक्टर बिल्डिंग चलेगी भाई। तुम कैरेक्टर को बिल्ड करने पे ध्यान दो। तुम्हारा कैरेक्टर वो वाला नहीं है जिन लोगों से तुम compete करके ये सीट आईएएस की छीनना चाह रहे हो। कैरेक्टर नहीं है आपका। आपका कैरेक्टर बिल्ड होएगा 1 साल में तो। और कैरेक्टर बिल्ड करने का तरीका ये होता है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, जो मर्जी हो जाए, एक चीज शुरू करो, उसे खत्म करो। एक चीज शुरू करो तो उसे खत्म करो, जो मर्जी हो जाए। जब आप उस चीज को खत्म करोगे ना, तो जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, वही जीनियस की निशानी है, और कोई जीनियस नहीं है बेटा यहाँ। हमारे पूरे देश में पिछले 5,000 साल में कोई जीनियस नहीं पैदा हुआ, ये सब मूर्खता की बातें हैं। ये सब अपने खुद की इज्जत को बचाने के लिए कभी रामानुजन को आगे कर देंगे, कभी किसी को। ये सब फालतू बकवास है, कुछ नहीं किया भाई आपके किसी एक सिंगल आदमी ने, कुछ नहीं किया है। कोई तोप चीज दुनिया में जो भी बनी है वो हमारे यहाँ नहीं बनी है। ये खुद की इज्जत बचाने के लिए कि मेरा बेटा पढ़ता अच्छा नहीं है लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, ये वाली थोड़ी है। और उसका रीजन पता है क्या है? लोग फिनिश नहीं करते हैं स्टार्ट करके। एटीट्यूडनल बहुत प्रॉब्लम है। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट।
क्योंकि फिनिश वही करेगा जिसका फोकस जीत की बजाय फिनिश करने पे है। भाई जीतते रहोगे आप, पहले आप कैरेक्टर बिल्ड कर लो। तो आप ये मत समझो कि यहाँ पे कोई जीनियस है, कोई जीनियस नहीं है इस देश में। सब नॉर्मल लोग हैं, उनके अंदर बस एक कैरेक्टर स्ट्रांग है आपसे। ये वो ये करते हैं। आप AIR 1 का डिटर्मिनेशन देखो, क्या वो जीनियस है? जीनियस तो नहीं है। क्या वो डिटरमिन्ड है? बहुत ज्यादा। वो इतने डिटरमिन्ड है कि ऐसी तैसी भगवान की मैं छीन के ले आऊंगी उससे। वो छीन के ले आई। उसने AIR 1 का डिटर्मिनेशन अगर आप देखो, 2017 में जो बंदा कोचिंग करने जाता है, इट इज ओपन टू एवरीवन, ये पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। 2017 में वो GS की कोचिंग करने जब जाती है, 25 तक इंतजार करना, भाई भगवान को चैलेंज देने जैसी बात है। तो आपने क्या देखा, उस बंदी ने क्या किया है? कैरेक्टर बिल्ड किया है इतना सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कि वो सारे IITs और IIM वालों को ठिकाने लगा पाई। उसने कैरेक्टर बिल्ड किया। उसको ये पता था भाग के कहाँ जाएगी, जहां जाएगी वही लाइन है। ये तो लड़ना लड़ाई है, ये तो लड़नी पड़ेगी। कैरेक्टर बिल्ड करा। तो ऐसे बंदे जो पहले ब्रिलियंट ना रहे हो, जिन्होंने ग्रिलिंग, जिनकी रिगरस ट्रेनिंग पहले नहीं हुई हो, उसको फर्स्ट ईयर में कैरेक्टर बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग होता है कि जो चीज स्टार्ट कर दी उसको खत्म करो, क्योंकि आपकी आदत नहीं रही है जिंदगी में कोई चीज स्टार्ट करके खत्म करने की। और जब तक वो आदत नहीं बनेगी, आप इस खेल में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ये जो कैटेगरी के बंदे हैं ना, सी वाले, जिन्होंने GS स्टार्ट कर दी और ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दिया, और या तो ये बैलेंस बना पा रहे हैं। तो जो बैलेंस बना पा रहे हैं ना, वो पता है कौन सा बंदा है? सेल्फ अवेयर। उसको समझ में आ गया है कि मेरा 2026 नहीं है। उसको समझ आ गया है। और उसने अपना प्लान रीओरिएंट कर दिया है, और उसने अब सोच लिया है 2027 मेरा ईयर है। तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बर्डन। अब वो ना चैन की नींद से सो भी रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, भले ही बाकी लोगों के पीछे चल रहा है, धीरे चल रहा है, बट वो फिनिश कर रहा है जो वो स्टार्ट कर रहा है। और अब वो पीयर रेस में और लोगों की सुनने पे ध्यान नहीं दे रहा है। लोग कह रहे हैं ना भागो, ये आ गया, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है भाई, मैं जानता हूँ मेरी क्या औकात है, मैं अपने हिसाब से चलो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सेल्फ अवेयरनेस को पहचान नहीं रहे हैं, वही दुखी है। वो ही दुखी है जो इस सेल्फ अवेयरनेस को नहीं पहचान पा रहा है कि भाई 1 साल का काम नहीं है ये, तेरे लिए नहीं है ये, क्योंकि तुमने पहले इतनी ग्रिलिंग नहीं करी और तुमने साइमल्टेनियसली GS और ऑप्शनल चला दिया है। और ये आसान नहीं होने वाला है। तो आपको अपना बर्डन कम करना पड़ेगा। आप 8 घंटे ही पढ़ सकते हो। एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट क्रॉस दिस आर। इसकी थ्योरी भी आपको बता देता हूं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो क्या, जब टॉपर कहते हैं वो 16 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो वो झूठ बोलते हैं? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा वो झूठ बोलते हैं। बट देखो बेटा, 8 आवर्स स्टडिंग न्यू थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज डिफरेंट देन 16 आवर्स ऑफ रिवीजन। आप ही बताओ, जब जिम में पहली बार जाओगे, कोई नई एक्सरसाइज करोगे, तो थक जाओगे ना, जल्दी थकोगे, और पेन भी बहुत होगा। लेकिन अगर उस एक्सरसाइज को तुम 6 महीने से करे ही जा रहे हो, तो उसको रिपीट करने में तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली वो 16 आवर नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब होता है ब्रेन को इंट्रोड्यूस करना फर्स्ट टाइम नई इंफॉर्मेशन से, और उस एनालिसिस में दिमाग लगाना। वो स्टडिंग 8 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। 16 आवर्स रिवीजन हो सकता है। रिवीजन तो 24 आवर्स हो सकता है। 16 भी क्या रिवीजन, तो मैं कहता हूं, अगर तुम सो ना, तुमने अच्छे से स्लीप ले रखी है और 2 दिन तक तुम नहीं सोओगे, तो तुम 48 घंटे भी लगातार पढ़ सकते हो। लेकिन वो रिवीजन है। न्यू ब्रेन स्टॉर्मिंग 8 घंटे में ड्रेन कर देगी आपको। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो हम सोचते हैं कि कोई अलग ही जीनियस पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। सब नॉर्मल है भाई, सब नॉर्मल है। तो बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपनी बॉडी के, अपनी प्रायर लर्निंग के अकॉर्डिंग बनानी है। तो ये जो बंदे हैं भाई, अब देखो, आप अपने आप को स्लो डाउन कर लो और आप यहाँ पे फोकस करो, कैरेक्टर बिल्डिंग पे। कैरेक्टर बिल्डिंग पे ये भाई कि अब मैं
धीरे धीरे काम करूंगा, जितना मेरे से हो पा रहा है, लेकिन जो करूंगा अच्छे से करूंगा। और फिर एक अटेम्प्ट बहुत बढ़िया दूंगा और निकाल लूंगा। अब लास्ट कैटेगरी जो मेरे हिसाब से बचती है वो ये है बेटा, ये बंदे ना ऐसे ही कैजुअल एटीट्यूड में है। ये बंदे का ना ऐसे ही कैजुअल एटीट्यूड है। अब ये ना होपलेस भी हो गए हैं। इनको लगता है यार गलत फंस गए, ये किस चीज में आ गए। इनको लगता है किस चीज में आ गए, गलत आ गए, ये बेकार चीज है, कुछ और करते हैं। अब पता है इनके बारे में क्या कहूंगा, तू भाई कुछ और ट्राई कर ले, जा ट्राई कर 6 महीने, फिर बताना। कुछ और ट्राई करना चाहते हो और ट्राई कर, 6 महीने जाओ ट्राई करो, वहां पर भी आप होपलेस हो जाओगे। पता है क्यों? ये आपके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। आप जिंदगी में जब प्रेशर आपके ऊपर आता है, जब बर्डन आपके ऊपर आता है, जब आपको डिसिप्लिन लेने के लिए फोर्सफुल होना पड़ता है, तुम गिव अप कर देते हो। यही तुम्हारा एटीट्यूड रहा है जिंदगी भर। तो ये बदल तो जाएगा नहीं। ये उस दिन तक नहीं बदलेगा जिस दिन तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करना शुरू करोगे। गवर्नमेंट में को, दुनिया को, सिस्टम को, फ्रेंड्स को, फैमिली को कोसने की आदत बन गई है, तो जब तक आप उनको कोसना छोड़कर खुद को नहीं कोसोगे, ये एटीट्यूड नहीं चेंज होगा। और इस एटीट्यूड ना चेंज होने की वजह से आई कैन टेल यू, तुम बिजनेस करके देखो, तुम वो बंद कर दोगे, फेल। तुम कुछ और जॉब करना चाहते हो कॉर्पोरेट में, वो करके देखो, कुछ दिन बाद तुम उसे गालियां देते फिरोगे, तुम वो छोड़ दोगे। आप जिंदगी भर एक होपलेस बैल की तरह घूमते रहोगे इधर उधर। पता है क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपके ऊपर जब भी दबाव आता है, डिस्कंफर्ट आता है, आप अंगूर खट्टे बोल के निकल जाते हो कि मैं तो इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बाय चॉइस और बाय लक जैसे भी आप इस प्रिपरेशन में अभी आ गए हो, तो भाई फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। एटलीस्ट उसे दिल से करने की कोशिश करो, दिल से स- उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपको एक दिन बिजनेस भी चलाना है ना, तो यही लर्निंग, यही डिसिप्लिन, यही कैरेक्टर आपके काम आएगा, वही आपको बचाएगा। आप बहुत कुछ ले सकते हो इस प्रिपरेशन से। लोग इमीडिएटली कमर्शियल गेन चाहते हैं, सो यू विल सी मैनी पीपल ऑन द सोशल मीडिया आर्गिंग फॉर दैट, व्हाई टू स्टडी, जस्ट व्हाई कांट वी जस्ट स्टार्ट बिजनेस एंड मेक मनी। कितने बना पाते हैं उसमें से? उसमें से वही बना पाता है जिसने पहले ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रखी है, किसी ना किसी फील्ड में मेहनत कर रखी है। तो आप ये मत मान के चलना कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है या स्टॉक मार्केट में तुम बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे। वो तुम जब तक नहीं बन सकते जब तक ये फिक्स नहीं है, और इसको फिक्स करने का मौका मिल रहा है तुम्हें। और तुम्हें पूरे देश की डिमांड समझने का मौका मिल रहा है, कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा, कैसे बिजनेस ग्रो करेंगे, कैसे डिमांड बिहेव करती है, कैसे इन्फ्लेशन चलती है। इकोनॉमिक्स से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आपको ये बिजनेस भी बिल्ड करना है, आपको लगता भी है कि ये प्रिपरेशन में शायद मैं गलत चॉइस से आ गया या दूसरों को देख के आ गया, तो भी मेरा मानना ये है कि आप इसे अपनी ट्रेनिंग समझो, किसी दूसरे टास्क के लिए। इट्स अ ट्रेनिंग कि आप चीजों को एनालाइज करना, खुद के साथ समय बिताना, सोसाइटी के अंदर हर वक्त डोपामाइन ना ढूंढना, ये अपनी हैबिट बना लो। बिकॉज यही आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करके इस रेस में जिताने वाली है। तो मैं बेटा यही कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, थिंक ऑफ दिस, थिंक अबाउट दिस, दैट व्हाई अ पर्सन इज taking 4 or 5 years and why some persons are clearing in one go. There has to be a difference. There has to be a difference. The one go people are not having much prior learning gap. They already completed their prior learning gap. They already filled their gap, be it in their graduation, be it in their masters, be it in their schooling. वो अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने अच्छे से हिस्ट्री, वो नोट्स बनाना हमेशा से जानते थे, वो 8th क्लास में भी नोट्स बना के पढ़ते थे।
वो नाइन्थ में भी नोट्स बना के पढ़ते थे, उन्होंने टेंथ के लिए भी बहुत अच्छे नोट्स बनाने की स्किल जानते थे वो। और वो स्किल जानने के बाद जब वो यहाँ पे आए तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। बिकॉज एक तो उनके सबकॉन्शियस में हिस्ट्री ऑलरेडी है, क्योंकि वो अलर्ट स्टूडेंट थे। तो मेजर मेजर की टर्म्स आइडिया उन्हें पता ही है। अब वो बंदा बहुत जल्दी निपटा देगा। अगर वो बंदा कहता है मैंने 20 दिन में हिस्ट्री कर दी, 25 दिन में कर दी, तो दूसरे वालों को लगता है कि झूठ बोल रहा है, और वो कमेंट सेक्शन में भर देते हैं बच्चे कितनी झूठी है, कितनी फ्रॉड है, ऐसे ऐसे टॉपर को बोल देते हैं। वो ये नहीं पहचानते हैं कि भाई तुम्हारा प्रायर लर्निंग है उसका डिफरेंट है। उसने कर दिया क्योंकि वो अलर्ट स्टूडेंट थी पहले। अब आप अपने से कंपेयर कर रहे हो, आपको 6 महीने लग रहे हैं क्योंकि तुमने कभी वो किया नहीं। तो आपको तो दूसरा आदमी झूठा ही लगेगा ना। तो और पता है मेरे को इतना स्ट्रेंज फीलिंग होती है कि पूरे दिन सोशल मीडिया पे फालतू की रीलें चल रही हैं, इसके बारे में कोई टीचर बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके बारे में बात कर दी तो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली उसके कस्टमाइज प्रोग्राम के वजह हिसाब से गाइड करना पड़ेगा। फिर एक ऐसे स्टूडेंट को जिसका प्रायर लर्निंग गैप बहुत ह्यूज है, उसे 1 ईयर का कोर्स कैसे सेल करोगे? उसको आपको 2-3 का देना पड़ेगा, और सेम रेट में भी देना पड़ेगा। और टीचर को भी उस बच्चे पे ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। और वो सब करना नहीं चाहते हैं। तो अगर वो नहीं करना चाहते तो आप उनके दवाई क्यों ले रहे हो जो तुम्हारे काम की ही नहीं? आप वो दवाई लो जो आपके काम की है। हर इंडिविजुअल के काम की अलग दवाई है। तो आप खुद को महसूस करो, समझो अपने आप को कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड क्या रहा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है। फिर वैसे ही काम करो। और आई कैन टेल यू, 2-3 ईयर्स ऑफ योर लाइफ अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे एटीट्यूडनल चेंज के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, इस प्रिपरेशन में, यू विल गेट योर रैंक। बिकॉज in reality, not even 1,000 people are there in this country who are actually self-aware and very disciplined and they have the right attitude. हजार भी नहीं है। आप हमारे कोर्स में भी देख सकते हो। आई कैन टेल यू कि हमने जब 80 स्टूडेंट से लगभग 70-80 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने बोला था 50 स्टूडेंट्स को का बैच बनाया था। बाद में जो बच्चे आए उसमें शायद 20 और आए हैं, और 10 हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। ये 80 के करीब स्टूडेंट्स हैं। इनमें से आप ये देखोगे कि केवल लाइव तो 11-12 ही अटेंड करते हैं रोज मेरे साथ। और बेटा मेरे पास तो सारा रिकॉर्डेड रखा हुआ है, मैं चाहूं तो बोल दूं ना इन 11-12 को भी। लेकिन मैं करता हूं इनके साथ ही लाइव, चाहे 4 बच्चे भी आएंगे मैं उसके साथ लाइव करके पूरा करूंगा। क्योंकि इससे हैबिट खराब होती है टीचर की, मेरा एटीट्यूड खराब हो जाएगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा डर फेलियर से नहीं लगता है, एटीट्यूड से लगता है। एटीट्यूड मत खराब होने दो। और एटीट्यूड अगर विनर का नहीं है तो उसे बिल्ड करो। फेलियर तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि फेलियर आपको एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, तीसरी बार नहीं मिलेगी। तीसरी बार तुम्हें विक्ट्री मिलेगी। बट अगर एटीट्यूड को फिक्स नहीं किया तो हर बार फेलियर ही मिलेगी। और अभी भी 20s में हो आप, 22, 23, 24, बहुत समय है। यू हैव मोर देन 40 ईयर्स अहेड ऑफ यू, जिसके अंदर आप तुम कुछ ऐसा ब्रिलियंट काम कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया हो आज तक। लेकिन वो तुम तभी कर पाओगे जब इसे फिक्स कर लोगे। ये आईएएस वाईएएस ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। इसको ग्लैमराइज करते हैं, मेरी भी रोजी रोटी इसी से चलती है। बट यस, मैं सच बोलने में नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी से मेरी रोटी चलती है। मैं भाई कुछ और कर लूंगा, मेरे को पता है मैं वहां कर लूंगा। ये नहीं चलेगा तो मैं कुछ और कर लूंगा। लेकिन मैं आपको सच बोलने से नहीं हिचकिचाऊंगा कि यस ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। बड़ी चीज तो आप बहुत कुछ कर सकते हो कंट्री के लिए और अपने लिए भी, उस पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन उसके लिए एटीट्यूड चाहिए। आईएएस निकालना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, नौकरी मिल गई एक और एक काम मिल गया। लेकिन एटीट्यूड बिल्ड करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एटीट्यूड ऐसा होता है रैंक 1 का कि अगर तुम उसे आज आईएएस की जॉब दो और कल उससे छीन लो तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज उसे पता है कि मैं फिर कुछ और कर लूंगी, मैं वहां पे अपनी चीज को बिल्ड कर दूंगी। दे हैव
invested in their attitude, and that's why they have got the result. It is not the result give them the attitude, attitude give them the result. So तो जैसे एरर डोमर की रूट कॉज की प्रॉब्लम क्या है, नाइफ एज की वेज प्राइस फ्लेक्सी, वेज प्राइस रिजिडिटी। यहां पर भी सक्सेस के रूट कॉज पे स्ट्राइक करो ना, एटीट्यूड पे। एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब उसके बाद इंडिविजुअली आप मेरे से पूछ सकते हो किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम लोग उसी चीज पर फोकस करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। तो मेजर चीज तो मैंने आपको बता दी कि जहां पर भी हो वहीं से स्टार्ट करो और पूरा करो, उसे फिनिश करो। जहां पर भी हो उसे स्टार्ट करो, पूरा करो, फिनिश करो। और अगर अगर ज्यादा चीजें करनी पड़ रही है तो कट शॉर्ट करो। आपको पता है कि नहीं हो रही है दो चीजों में बैलेंस, तो एक चीज को होल्ड पे रखो, एक चीज करो। ऐसा मत करो कि इनडिसिसिव रहो और दोनों चीजों में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो कि मुझे क्या करना है। ठीक है। तो अब बताओ आप क्या डाउट है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से आपको ये बता दिया है। अगर मेरे से सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं फिर से बता देता हूँ हमारे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया टाइम क्यों लग रहा है। हमारे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम बेटा देखो ये है, ये आपकी माइक्रो है, ये आपकी मैक्रो है, ये आपकी ग्रोथ है। और सही तरीके से बनाऊं तो माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो, ये मैक्रो, ये ग्रोथ, ये ट्रेड, और ये आपका पेपर टू। ये है आपका माउंटेन क्लाइंबिंग एनालॉजी। ये जो स्लोप है ये दिखाता है डिफिकल्टी लेवल। तो माइक्रो की डिफिकल्टी कम थी और हम लोगों ने देखा कि मैक्रो की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी, और वैसी सी ही डिफिकल्टी मैक्रो की जैसी ही लगभग, क्योंकि अब आप हैबिचुअल हो चुके हो मैक्रो की डिफिकल्टी को हैंडल करने के लिए, इसलिए शायद तुम्हें ग्रोथ इतनी डिफिकल्ट ना लग रही हो। बट ग्रोथ की डिफिकल्टी भी इतनी ही है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेड, उसमें डिफिकल्टी फिर से कम हो जाएगी। एंड ये आपका पेपर टू है। तो आपको अभी यूनिट वाइज देखें तो आपको लग रहा होगा यार अभी तो बहुत ही कम चीजें की हैं, ये तो सारा ऑप्शनल पता नहीं कितना मुश्किल है कितना क्या है। बट पॉइंट ये है कि पेपर टू बेटा कंपैरेटिवली बहुत इजी है। दीज 250 मार्क्स में से आप आराम से 130 मार्क्स बना लोगे। यू कैन मेक इट, अगर आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, यू कैन मेक इट। द चैलेंज इज कि यहां से भी आप 130 प्लस बना लो, और इसी में तुम्हारी ज्यादा मेहनत है। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, देन यू आर अबाउट टू ओवरकम द डिफिकल्टी पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। यहां तक पहुंच गए हो तो आप धीरे धीरे इस डिफिकल्टी को ओवरकम कर लोगे। ठीक है। और आप देखो एटीट्यूड देखो, उस दिन 34-5 बच्चे थे जो आज लाइव अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके सुनना चाह रहे थे, देखो 12-13 ही आए हैं। प्रॉब्लम एटीट्यूड की है। आपको एटीट्यूड बदलना पड़ेगा अगर इसमें गेम में जीतना है। तो ये गेम 70 ईयर्स का वीडियो गेम है। इस गेम में अगर जीतना है तो किसी भी स्टेज पे तुम क्वांटम जंप करके विनर बन सकते हो। सपोज करो तुम्हारा फ्रेंड आईएएस बन जाए, तुम ना बनो,
लेकिन 45 की ईयर में तुम ऐसा कुछ बिल्ड कर दो जो वो आईएएस ना कर पाया हो, तो तुम जीत गए। 50 में कर दो तो भी तुम जीत गए। तो ये गेम है। बट एक चीज आपको मैं बता दूं, इस गेम में जीतने के लिए एक ही चीज मैटर करती है, एटीट्यूड। अगर ये बिल्ड कर लोगे तो जीतोगे, नहीं बिल्ड करोगे तो कभी भी नहीं जीतोगे। एंड तक 70 ईयर के इस वीडियो गेम में आप नहीं जीत पाओगे। ये वीडियो गेम चल रहा है, क्योंकि इसमें 70 पे सबने एक्सपायर होना है। तो जब सबने एक्सपायर ही होना है तो डर किस बात का है? एटीट्यूड बनाओ भाई, एंड में सबने जाना ही है। कोई उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी मौत, कि कौन प्रधानमंत्री है उसको भी वैसे ही पेलेगी। तो जब आपने जाना ही है तो वीडियो गेम में कुछ तबाही मचा के जाओ ना। वो तबाही कैसे मचाएंगे? यही लोग मचाते हैं जिनके एटीट्यूड होते हैं। हिटलर जैसे, नेपोलियन जैसे। ऑल्दो हम इनको नेगेटिव कोनोटेशन देते हैं, बट द पॉइंट इज के पर्सनल अचीवमेंट तो उन्होंने खतरनाक की ना, थोड़े से ही टाइम में एकदम ही उलट पुलट कर दिया सिस्टम। तो पॉइंट इज उनका एटीट्यूड मैटर करता है, तो आपको एटीट्यूड पे ध्यान देना चाहिए। एटीट्यूड के सहारे ही आप इस जर्नी को सेल कर सकते हो। तो रही बात इन सब्जेक्ट की, तो मैंने आपको मॉडल कॉपी भी दे रखी है। मैक्रो की मॉडल कॉपी दे रखी है, माइक्रो की मॉडल मॉडल कॉपी दे रखी है, अभी ट्रेड की भी दे दूंगा। आप मॉडल आंसर्स को पढ़ो। ठीक है। आप मॉडल आंसर्स को अगर पढ़ के फिर आइडिया क्रिएट करके लिख पा रहे हो, राइट कर रहे हो, देन दैट्स अ गुड थिंग। आपको डरना नहीं चाहिए कि आपको फीलिंग ये आ रही होगी यार मैंने तो देख के लिखा है। बट देख के लिखने से भी प्रैक्टिस होती है, उससे भी चीजें कंसोलिडेट होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। नेक्स्ट टाइम आप बिना देखे लिखोगे। लेकिन अगर आपने देख के लिख रहा हूं ये सोच के लिखा ही नहीं, तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। अरे देख के लिख लो, इसीलिए तो दी है वो कॉपी आपको। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ओपन बुक असाइनमेंट है वो, और ओपन बुक असाइनमेंट तो स्टैंडर्ड पेडागोजी है वर्ल्ड अक्रॉस। वो तो इंडिया में ही नहीं है। मेमोरी बेस्ड टेस्ट लेते हैं हम। फॉरेन कंट्रीज में तो ओपन बुक असाइनमेंट बेस्ड टेस्ट होते हैं। वहां पर टीचर ये जानना चाहता होता है कि इसने ओपन बुक तो किया, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी के साथ अपना भी डाला क्या। अगर उसने डाला है तो वो अचीवमेंट है। तो आप ओपन बुक लिख रहे हो सब तो वो उसको अंडर एस्टिमेट करो, मतलब करो उसकी पावर। तुम अगर एक बार ओपन बुक लिख पाए तो तुम मेमोरी बेस भी लिख पाओगे फिर नेक्स्ट टाइम। तो आप इसको ओपन बुक करके लिखो। और असाइनमेंट की बात मैं अगर करूं, तो देखो हमारे असाइनमेंट हैं पेपर वन में 10। ठीक है। इस 10 में से एक्चुअली में 3 माइक्रो, 3 मैक्रो, 1 ग्रोथ, 1 ट्रेड, यही मेजर चैलेंज है। ये चार चीजों के असाइनमेंट ही बाकी टॉपर्स ने किए थे। ओपन इकोनॉमी, सोशल चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी तो उन्होंने फुल लेंथ टेस्ट में ही फिर डायरेक्ट लिखे थे। लेकिन ये असाइनमेंट दोनों करके गए थे, दिसंबर जनवरी तक उन्होंने कर लिए थे। तो अब आपको ये असाइनमेंट पूरे करने ही हैं। और इसको करने के बाद आपका ऑप्शनल आपको हमेशा लाइट फील होगा, और हमेशा आप अपने असाइनमेंट से ही रिवाइज करोगे। आपको फिर कोई और चीज से रिवाइज नहीं करना है। आप बेटा इससे ही रिवाइज करो। इसमें सब कुछ है, सारे मुश्किल क्वेश्चन तो इसी में है, कंसेप्ट तो सारे यहीं पे हैं। इसको रिवाइज कर लोगे सब हो जाएगा रिवाइज। मल्टीपल रिवीजन तभी हो पाएगा। तो आपको इसको इस तरीके से हैंडल करना होगा और जूझना होगा इसके साथ। एक और चीज, कोई बच्चे अगर फास्ट कर पा रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे सुजाता ने बोला था, तो वो ये कर सकते हैं शुरू। इसमें पेपर टू में मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ स्टेटिक ही रहने वाला है। ये ये गलत मैसेज है मार्केट के अंदर, डराने के लिए, कि बहुत डायनामिक है, बहुत कुछ नया करना पड़ता है। अरे कोई डायनामिक कोई नया नहीं है, सिर्फ एक ये इको सर्वे ऐड करना है तुम्हें। बाकी सेम स्टेटिक ही है। ये 5 से 7 8% ही इसकी वेटेज है बस। बाकी सेम क्वेश्चन में तुम्हें उसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखोगे रीड करके, सेम ही दिखेंगे तुम्हें। भाई 90s के रिफॉर्म्स को बदल थोड़ी ना दोगे, वो क्वेश्चन आना ही है। इकोनॉमिक हिस्ट्री के क्वेश्चन बदल थोड़ी ना दोगे, वही आने हैं।
वो जो स्टडीज हुई है वो थोड़ी ना बदल जाएंगी, वो वैसे ही रहेंगी। वो डेटा थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। आपका डेटा तो पिछले इस साल का चेंज होगा और पिछले साल का, वो ये बताएगा। तो पेपर टू डायनामिक नहीं है, ये मिथ है। ये डराने के लिए कि डायनामिक है तो मेरे कोर्स चल जाएं। 5-7% डायनामिक है कि फिर हर बार बच्चे को डरा के भेज दें कि भाई ये तो डायनामिक है। कुछ डायनामिक ही नहीं है इसमें। इसमें 7-8-10% ही डायनामिक है। और वो आप इकोनॉमिक सर्वे में कराओगे ही करोगे। यूट्यूब पे आपको इतनी वीडियो मिल जाएंगी, भर भर के कराती हैं कोचिंग वाले। और मैं भी वो कराऊंगा ही। तो साइमल्टेनियसली अगर आप चाहो तो यहाँ से एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर सकते हो। तीन पेपर टू के तीन सबसे इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं वो है एग्रीकल्चर का फोल्डर। देन सीक्वेंस भी यही है, इनकम ट्रेंड, जीडीपी ट्रेंड, एंड देन इंडस्ट्री, एंड देन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये 5 हो गए। इनमें से हर बार क्वेश्चन आना है। हर बार सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज ट्विस्टेड। हर बार सेम क्वेश्चन आना है। आपको उसका बहुत अमेजिंग सा स्ट्रक्चर के साथ आंसर बना के रखना है। जैसे इस इसको ले लो तुम। इसको ले लो तुम। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन कि 90 सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक का इनकम ट्रेंड को, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ ट्रेंड को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन का क्या मतलब बनेगा? कि पहले तो आप डेटा दोगे कि क्या था। एक दो इकोनॉमिस्ट को भी कोट कर दोगे, जैसे पुलापले बालाकृष्णन को यहाँ कोट कर दोगे, पुलापरे बालाकृष्णन। फिर आपको इस डेटा की टेबल में या ग्राफ में, जैसे इस तरीके का कुछ ग्राफ है, तो आपको फिर एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या हो रहा था। ये ऐसी ग्रोथ थी क्यों? तो इसके कुछ रीजंस बनाओगे आप कि भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर में ग्रोथ था कितना, इंडस्ट्री में क्या था, सर्विस में क्या था। अच्छा, इसमें स्लो डाउन था तो क्यों था, वो रीजन बताना है। उसके ऊपर स्टडी कर रखी होगी इकोनॉमिस्ट ने, एग्रीकल्चर पे स्लो डाउन क्यों था, इंडस्ट्री पे स्लो डाउन क्यों था। यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस मिलेंगी, जैसे भगवती पनगरिया ने बोल रखा है ओवर रेगुलेशन। ऐसे ही बालाकृष्णन ने ये बोल रखा होगा कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर से लिंक्ड होती है, एग्रीकल्चर स्लो डाउन था तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड नहीं थी। तो इसी तरीके का इनके स्ट्रक्चर बनेंगे और यही क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। ये बोल देंगे सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक दिखाओ, या बोल देंगे फिर अलग कैटेगरी में पर्टिकुलरली नहीं सिर्फ 1980s में बताओ, या बोलेंगे कि 1970s का ही बताओ, या बोलेंगे लास्ट 2 डिकेड्स का बताओ, या ये बोल देंगे सिंस 2014 का ये जो नई रेजीम आई है इसके अंदर बताओ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। इसमें मार्क्स इस चीज के मिलेंगे कि ये स्लो डाउन क्यों हुआ, क्या रीजंस हैं, कौन इकोनॉमिस्ट कैसी स्टडी क्या बता रहा है। ठीक है। इसी तरीके से फिर पॉवर्टी का ट्रेंड पूछेंगे, इनइक्वालिटी का पूछेंगे, इंडस्ट्री का पूछेंगे, एग्रीकल्चर का पूछेंगे। यही सब है इसमें। तो इसके अंदर पिछले 70 सालों का तो चेंज नहीं होना ना। सिर्फ 2 साल के चेंज के चक्कर में आप क्यों डर रहे हो कि बहुत डायनामिक है? वो तो इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएगा एडिशन। तो ऑप्शनल यही है बेटा। बाकी देखो, मुश्किल करोगे तो ही तुम्हें पीवाई क्यू आसान लगेंगे। इजी इजी कंटेंट, इजी फाउंडेशन करोगे तो पीवाई क्यू मुश्किल लगेंगे। पीवाई क्यू आसान लगाने हैं तो फाउंडेशन मुश्किल करना पड़ता है। ठीक है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो स्पेसिफिक, तो बताओ। हेलो। 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 हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, ऑडिबल हूँ मैं? यस यस हर्ष बताओ। सर, मैं पूछना चाह रहा था, अगर मैं अपने पुराने असाइनमेंट्स को इवालुएट करना चाहता हूँ तो करवा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल भेजो। क्योंकि माइक्रो मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और सर बता रहा था देखो कि सर। बेटा चक्कर ये है कि देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को एक डेडलाइन देनी पड़ती है। ठीक है। और ये भी बोलना पड़ता है कि भाई इसके बाद चेक नहीं करूंगा। ठीक है। बेटा अगर मैं बोलूं
कि चेक कर दूंगा, कोई डेडलाइन नहीं है, तो कोई पूरा ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर आपके इंडिविजुअल इश्यूज हैं, जैसे आप कॉलेज में हो और आपको रियलाइज हुआ होगा कि कॉलेज के साथ भाई ये हाँ हैवी सर। वर्क है, डीप वर्क है, तो आप पीछे चल रहे होगे, सेमेस्टर एग्जाम आ रहे होंगे, तो क्या हम क्या जानवर थोड़ी हैं? हम समझेंगे नहीं इस बात को? तो आप अपने भेजो, मैं चेक कर दूंगा। मैं हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को समझ कर कोऑपरेट करता हूँ। बट ओपनली इसको लिख देना, बोल देना, तो इसका मतलब ये है कि फिर बच्चे कभी करेंगे ही नहीं पूरा। समझ रहे हो? फिर वो हाँ सर। डेडलाइन की वैल्यू ही नहीं समझेंगे, वो कोई भी नहीं करेगा। और फिर सब अलग अलग टाइम पे चेक करना भेजेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लेकिन आपने पे किया है कोर्स के लिए, और आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो भाई बिल्कुल चेक करेंगे। आप तो पूछ सकते हो ग्रुप में, पिछले साल वालों के चेक कर रहा हूँ मैं। आपके सीनियर्स हैं, प्रेरणा, प्रेक्षा, उनके असाइनमेंट अभी भी चेक कर रहा हूँ मैं, हाँ क्योंकि वो सर। सारे नहीं लिख पाए थे। और सर, तो हाँ ऑप्शनल बताओ। और कॉलेज में सर जीएस बहुत ज़्यादा मिस आउट भी हो जाता है। हाँ, वो जेन्युइन चीज है, क्योंकि कॉलेज को भी तो अपने आप में एक दिखाना है ना कि भाई हम रेलेवेंट हैं, हम डिग्री दे रहे हैं तो कुछ करवा रहे हैं भाई। तो वो तो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे ना कि क्लास मिस मत करना, क्लास मिस करो, एब्सेंट, अटेंडेंस नहीं होगी तो पेपर नहीं देने देंगे। और क्या कहते हैं, वहाँ के भी सेमेस्टर एग्जाम होंगे, आपके असाइनमेंट भी होंगे, प्रेजेंटेशन भी होंगी। वो भी कमिटमेंट्स हैं, वो पूरे करने पड़ते हैं, तो उसके साथ आसान नहीं रहता है। क्योंकि जब आप इनिशियली कोर्स को स्टार्ट करते हो तो हमें यही लगता है कि हाँ, मतलब रियलिटी तो अभी पता चली होगी ना आपको, जब हाँ आपने सर। किया होगा कि कितना डेप्थ में और कितना माइक्रो डिटेलिंग रिक्वायर्ड है कोर्स में, और पीवाईक्यू कैसे हैं। मतलब अब मैं बेटा अपने मन मन से तो नहीं करा रहा, जबरदस्ती की डिटेलिंग करानी है। आपने पीवाईक्यू देखे हैं, पीवाईक्यू में वो डिमांड ही है, हम क्या करें? हम भी चाहते हैं आसान हो जाए, लेकिन जब पीवाईक्यू ही ऐसा बना के दे रहे हैं एग्जामिनर कि आपको इन डेप्थ जाना पड़ता है। यस सर। तो अभी आपके कितने हुए हैं? माइक्रो पूरी हुई है? ये सर माइक्रो के 3 हो गए। तीनों असाइनमेंट? अच्छा, 3 असाइनमेंट लिख चुके हो आप, हाँ? हाँ हाँ सर। तो ठीक है, आपने पहले ही भेजना था, आप भेज दो उसको चेकिंग के लिए। हाँ 3 असाइनमेंट है माइक्रो के आपके। और मैक्रो फिर स्टार्ट करो। हाँ एंड सर। आप सही कर रहे हो, डोंट वरी। लेकिन आप दूसरों से कंपेयर मत करना। भाई दूसरे घर पे खाली बैठे हुए हैं, वो आपसे आगे जल्दी कर ही लेंगे। लेकिन आप ठीक कर रहे हो, आप वो जो मुश्किल वाला काम है अपने कॉलेज के साथ निपटा लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, रिलैक्स फील करोगे फिर। हाँ इसलिए सर। डबलिंग मत करो बैलेंस की। देखो हर्ष, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए बेटा, पहले ना पेपर 1 पूरा कर लो, एंड देन यू गेट इनटू जीएस। बट पहले पेपर 1 पूरा करो। हाँ सर। पेपर 1 पूरा हो जाए, पेपर 1 में भी मैंने आपको भी बार बार बताया, एटलीस्ट ये 4 यूनिट कर लो, माइक्रो कर लो, मैक्रो कर लो, ग्रोथ कर लो, ट्रेड कर लो। आपको ही तो फायदा होगा, ये सारे पेपर आने हैं आपके सेमेस्टर में भी। हाँ सर। ये ग्रोथ, ये ट्रेड, आपकी लाइफ इजी रहेगी, आप क्लास में भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, टीचर से ज्यादा बता पाओगे आप। ग्रोथ मॉडल्स में अगर आपने ग्रोथ कर लिए तो टीचर से ज्यादा बता पाओगे, गारंटीड है। और यस ट्रेड सर। में भी टीचर से ज्यादा बता पाओगे, और मैक्रो में भी टीचर से ज्यादा पाओगे आप, 100% गारंटी है ये मेरी। अगर आपने इनको पूरा कर लिया तो तुम्हें खुद भी मोटिवेशन मिलेगा, एंजॉय करोगे, क्लास में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और फिर तुम राइटिंग की प्रैक्टिस सेमेस्टर एग्जाम में करोगे। तो एटलीस्ट इसको पूरा कर लो, देन यू गेट इनटू दिस। अदरवाइज कॉलेज के कमिटमेंट, फिर आपका कुछ भी पूरा नहीं होगा। पेपर 1 को पूरा कर लो, फिर पेपर 2 को भले ही तुम बाद में भी करना चाहो तो कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो। लेकिन पेपर 1 तो अभी आपको जीएस को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, पहले पेपर 1 कंप्लीट करना चाहिए, वरना हाँ आपका सर। पेपर 1 पूरा ही नहीं होगा। आप पेपर 1 तक पेशेंस रखो। ये वही वाली बात है जब हम छोटे थे और कहते थे कि नहीं, बड़े बच्चे जो करते हैं हमें वो करना है भाई, अपनी औकात और एज के हिसाब से ही कर। तो बड़े हो जाओगे जब ये कर लेना, पहले ये कर लो, क्योंकि पहला टाइम इसका है।
हाँ सर। अदरवाइज आप बहुत सारा मल्टीपल रिवीजन क्लासेस का मिस कर दोगे। आप समझ रहे हो आई थिंक मेरे हिसाब से। आपके सबकॉन्शियस में क्लास में जब लेक्चर होता है, टीचर जब क्लास में डिस्कशन करता है, वो कीवर्ड जाते हैं। अगर आपने वो कोर्स में पहले पढ़ रखे होंगे तो वो वहां पे मल्टीपल रिवाइज हो रहा होगा। अगर सपोज करो आप वो नहीं पढ़ के गए हो और आपके दिमाग में चल रहा है हिस्ट्री, बैटल ऑफ प्लासी, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी क्लास में सबकॉन्शियस की रिवीजन। तो आप अपने पेपर वन को फिनिश करो ताकि तुम अपनी इको ऑनर्स का बेनिफिट उठा पाओ, उनके लेक्चर्स का बेनिफिट उठा पाओ, क्योंकि वो आपके मल्टीपल रिवीजन करा रहे होंगे सबकॉन्शियस में। लेकिन अगर आपने कुछ और पढ़ के गए हो तो कैसे होगी वो चीज। तो इसीलिए माय सजेशन इज पहले पेपर वन कंप्लीट करो, फिर आपको एक डिस्कशन का मेथड मिल जाएगा क्लास में, जिससे आप इस चीज को कॉन्स्टेंटली मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। इसीलिए सेकेंड ईयर में ही इंसान को ऑप्शनल कर लेना चाहिए, बेस्ट है। यस क्योंकि सर। फिर आपका पूरी ग्रेजुएशन में वो इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि तुम्हें फिर ग्रेजुएशन के बाद ऑप्शनल की टेंशन नहीं होगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, सेमेस्टर एग्जाम रट्टा वट्टा मार के दे दिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की, फिर वही काम घर पे बैठ के एक साल करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस जनरली विद द स्टूडेंट्स। और फिर उन्हीं को टाइम लगता है, उनको टाइम नहीं लगता है जो ये काम साथ साथ कर गए। तो अभी आई थिंक आप इस पे फोकस रखो। आपने माइक्रो कर लिया है, एंड मैंने ऊपर बताया है कि ये बहुत खतरनाक है। इसकी स्लोप एकदम बढ़ती है, मैक्रो ओके एकदम। सर। और ये आपकी मास्टर्स और इको ऑनर्स से ज्यादा मैक्रो करी है हमने। आपकी मास्टर्स लेवल क्रॉस हो जाएगी इसमें। तो इसमें मेहनत लगेगी और इसको आराम से करो, अच्छे से, 1.5-2 महीना दे के धीरे धीरे करो इसे। भाग भाग के मत करना, वरना वो भी वेस्ट हो जाएगा। अच्छा और बताओ बेटा, और किसी का है तो, और कोई है? बाकी तो देखो इसमें सब असाइनमेंट कर ही रहे हैं आई थिंक। एक फैज पीछे चल रहे हैं, और बाकी सब लोग तो, मुस्कान ने असाइनमेंट नहीं दिए हैं, और दीपनविता आप पीछे चल रहे हो। तो आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है? ये सब मैं यही आपसे पूछने वाला था। मैं थोड़ा स्लो हो गया था बीच में, थोड़े घर में हाँ। सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो सर मैं पूछ रहा था कि मैं मतलब धीरे धीरे करके आपको असाइनमेंट देता रहूँ, थोड़ा टाइम लग जाए। हाँ मतलब प्रॉब्लम क्या है, दो दो चीजें कर रही हैं साथ में, क्या चल रहा है? नहीं नहीं, वो सर वो एक्चुअली वो ग्रैंड फादर की डेथ हो गई थी, उसमें अच्छा। वहाँ जाना पड़ गया। और फिर घर पे थोड़ा रिनोवेशन का काम हो गया था, तो इस चक्कर में मैं सो गया काफी सारी क्लास। अच्छा, तो अभी आपका कहाँ पर है? मैं मैक्रो स्टार्ट करी थी। अच्छा, माइक्रो के असाइनमेंट आपने चेक कराए हैं? जैसे समय 3 असाइनमेंट तो हो गए थे पूरे। अच्छा, तो अभी मैक्रो स्टार्ट किया आपने? यस सर। हाँ तो बेटा ये सबसे मुश्किल पार्ट है। इसको आप डेडिकेटेडली करो। बाकी हर चीज को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना। जब तक मैक्रो कंप्लीट ना हो जाए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसको आंसर लिख के ही खत्म करना, क्योंकि अगर पहले राउंड में तुमने इसको पढ़ा और साथ में असाइनमेंट नहीं लिखे, तुम नहीं कर पाओगे इसे। आपको ये मानना ही होगा कि लेक्चर देखना वेस्ट है अगर आपने इसके असाइनमेंट नहीं करे तो। लेक्चर के साथ आपको असाइनमेंट करना ही होगा, तभी आपकी मैक्रो पूरी मानी जाएगी। और 3 असाइनमेंट है, मोर देन 50+ क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने ही हैं, चाहे आपको इसमें कितना भी वक्त लगे। आप इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो, तो फिर आपका चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी धीरे 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 धीरे, फिर सारी चीजें आसान लगेंगी। अच्छा, और भी कुछ है बेटा इसमें?
सर मैं वो पूछा था, जैसे आपने शुरू में उस टाइम पे कुछ पीडीएफ भेजी थी, वो बाद में ना ऐसा होता है कि डाउनलोड नहीं हो पाती, तो अगर मैं आपसे मांगू पर्सनली तो आप मुझे हाँ हाँ, वापस बता देना रीसेंड कर मुझे। दें। हाँ हाँ, वो मांग लेना आप। डाउनलोड थैंक यू। तो होनी चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो कोई नहीं, आप मुझसे मांग लेना, या ग्रुप में भी मैसेज कर दिया करो आप। तो स्टूडेंट्स के पास तो है ही, तो सब शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक ओके बेटा। और कोई? सर गुड आफ्टरनून। हाँ बताओ बेटा। दीपनविता बताओ आप। जी सर, मैं जब स्टार्ट किया था तब असाइनमेंट 1 चल रहा था, मतलब ओके। ग्रुप में। तो सर ओके। मैंने बिना अंडरस्टैंड तो क्लास के साथ चलने के लिए मैंने बिना अंडरस्टैंडिंग के ही वो असाइनमेंट 1 कर दी थी, तो मैं आपको भेजा भी था। तो उतना अच्छा अच्छा। नहीं हुआ था वो। ओके। हाँ तो जब मतलब और लेक्चर आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो फिर से वो देखा। तो वो हम्म। देखने के बाद सर बहुत जल्दबाजी की कि 2x स्पीड में देख के। तो हाँ बेटा, ये मतलब 2x की चीज है ही नहीं, आप कैसे कर सकते हो ये? इसमें जी मेरे सर। को जब मैं आधे x पे चल रहा हूँ, तो तुम कैसे 2x पे चल रहे हो? तो ये नहीं हो जी, पाएगा, ये तो उधर बहुत सर हो मुश्किल। गया वो। फिर हाँ, माइक्रो सर डिटेलिंग है लाइव इसमें, में वो फिर नहीं कर। गैप, मतलब सोचा पहले वो खत्म कर लूँ, तो लाइव में गैप आ गया। तो हाँ। सर लाइव करते करते माइक्रो तो कंप्लीट किया मैंने। अच्छा। उसके बाद मैक्रो स्टार्ट हुआ, तो फिर से और एक बार माइक्रो कर लेती हूँ, उसके बाद रिकॉर्डेड में मैक्रो देख लूंगी। ओके, तो मैं तो आपको यही कहूंगा, आपने सारी डिस्कशन सुनी है ना, अपनी स्पीड से चलो, दूसरों जी को मत देखो। दूसरों को आप मत देखो कि दूसरे कितनी तेज चल पा रहे हैं। दूसरे अगर तेज चल पा रहे हैं तो उनकी पहले की लर्निंग है। आप अपने हिसाब से चलो। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बेटा कुछ भी मैंने ऐसा तो नहीं कराया है जो पेपर में नहीं आया है। सारे तो टॉपिक, सारे तो लेक्चर्स इसी थीम पे बेस्ड है ना, मैं आपको साथ साथ पीवाईक्यू दिखाता रहता हूँ। जी तो वो सब पीवाईक्यू से के लिए ही है। वरना तो हम क्यों बनाए? हम भी 4 महीने का कोर्स बना दे बाकियों की तरह। छोटा सा बना दूं मैं, बोल दूं मीठा मीठा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं है, मुश्किल है। ओ, काफी मुश्किल है। इसीलिए इतने कम लोग जानते हैं इस सब्जेक्ट को। इसलिए प्रिटेंड करने वाले बहुत हैं, लेकिन करने वाला बहुत कम है इस सब्जेक्ट को। तो अगर आपको प्रिटेंड वाला बनना है तो भाई इजी कर लो। लेकिन जेन्युइनली समझ के करना है तो आपको मुश्किल रास्ते से जाना ही होगा। और आपको पूरा समझ के ही लिखने का फायदा है। तो ऐसा ऐसा लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप एक हफ्ते में लिख दो जो बिना समझे लिख दिया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप आगे चल के फेल हो जाओगे, अभी पास हो जाओगे तो इसलिए ठीक है, अपनी स्पीड से चलो, धीरे धीरे करो। आप अपने असाइनमेंट भेज देना, मैं चेक कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके सर। अभी तो मतलब जीएस के साथ बैलेंस करना भी मुश्किल हो रहा है वो। हाँ, तो मैंने तो आप बेटा मेरे को मैंने तो वो कैटेगरी पहले ही बता दी तुम्हें, क्योंकि जी सर। वो कोचिंग वाले ड्रीम बेचते हैं। ड्रीम बेचते हैं, 1 साल का पॉसिबल नहीं है उन कोचिंग वाले किसी भी टीचर से। मुझे दे दो आप, मैं भी कोचिंग वाला ही हूँ, मुझे बोल दो कि सर करके दिखाओ, दोनों चीजें एक साथ मेरे से नहीं होंगी। ये फालतू की बातें हैं, ये झूठ बोलने वाले काम है। ये नहीं होते हैं। ये बेचने होता है प्रोडक्ट, उसके बाद बच्चे को ही ऐसा फील करा दे तुम ही नालायक हो, इसलिए बच्चा टीचर को भी क्वेश्चन नहीं करता। बच्चे को ये फील करा देंगे कि तुम ही इनकम्पिटेंट हो, तुमसे नहीं हो पाया। देखो बाकियों से हो रहा है, वो ये नहीं बता रहे हैं बाकियों से क्यों हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं बाकियों से क्यों हो रहा है। बाकियों से इसलिए हो रहा है, आप डीयू के इको ऑनर्स ग्रेजुएट की स्पीड आपसे ज्यादा है। उसका रीजन है, पहले से है उनकी प्रायर लर्निंग। तो स्टूपिडिटी है अपने आप को उससे कंपेयर करना। वो थोड़ी आगे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले काम किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वही जीतेंगे, आप नहीं जीत सकते। आप भी जीत जाओगे। आप थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। आपको वो गैप खत्म करना पड़ेगा। तो अगर उनको 6 महीने लग रहे हैं तो तुम्हें हो सकता है 9 महीने लगे। लेकिन अगर तुमने 9 महीने दिए तो उसके बाद तो तुम्हें आ गया ना। बट आप उनके ये 6 महीने को देख के खुद को ये सोचने लग जाओ कि मैं ही नालायक हूं, तो तुम करोगे ही नहीं। तो इसलिए कंपैरिजन मत करो बेटा। कंपैरिजन करवा के आपको चुप कराना होता है सामने वाले टीचर को।
वो ये बोलेगा कि देखो इससे भी तो हो रहा है, तुमसे क्यों नहीं हो रहा, तुम ही नालायक हो। वो डिटेल में भी बता सकता है तुम नालायक नहीं हो, लेकिन तुम ओवर एम्बिशियस टारगेट रखे हुए हो अपने लिए, जो कि आपको आपको दूसरे बच्चे के मुकाबले समय लगेगा। आप एक डी स्कूल के एमए वाले बच्चे से तो कंपेयर नहीं कर सकते बेटा खुद को। वो आदमी तो तेज रहेगा, उसको जाने दो, उसकी जर्नी छोटी है, उसने वक्त पहले दे दिया, उसको जाने दो, आप अपने हिसाब से चलो। आप भी पहुंच जाओगे, लेकिन आपको उनसे ज्यादा वक्त लगेगा, और एक्चुअली में ज्यादा नहीं लग रहा है, उन्होंने वो वक्त पहले दे दिया है। तो अब आप अपनी स्पीड से काम करना, और असाइनमेंट जरूर पूरे करना, और 2x पे देखने की गलती कभी भी मत करना। 2x पर देखना जहां पर पॉसिबल है, वहां पे मैं आपको खुद बता देता हूं, आप पेपर 2 के लेक्चर को 2 पे देख सकते हो, लेकिन आप पेपर 1 के किसी भी लेक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकते 1.5 पे देखना भी। नॉट इवन 1.5 इज पॉसिबल फॉर यू। 1.5 भी उसी के लिए पॉसिबल है जो रिवाइज करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन जिसने समझ लिया है। अदरवाइज आप 1 की स्पीड पे ही देखो, उसे धीरे धीरे देखो, ठीक है। पेपर ओके 2 में सर। आपको जितनी तेज भागना है आप भाग लेना, पेपर 2 आपको समझ में आ जाएगा 2 की स्पीड पे, पेपर 1 नहीं आएगा। तो अब से आप अपना फिर से रीओरिएंट करो, प्रायोरिटी पे रखो, आप इस बात को पहचानो, समझो कि मैं अटेम्प्ट दे के किसको खुश करना चाह रही हूँ। मैं रिजल्ट लाना चाह रही हूँ, या दूसरों को दिखाने के लिए खुश करना है मुझे कि नहीं मैंने भी दिया। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को रियलिस्टिक बनाओ, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के हिसाब से समझो कि क्या अभी तुम रेडी हो। नहीं हो रेडी तो पहले रेडी हो, फिर लड़ने जाना, वरना पिट के आओगे और अपना कॉन्फिडेंस भी खो दोगे। तो अब पहले आप अपनी प्रायोरिटी पे रखो कि पेपर 1 कंप्लीट करूं मैं, पेपर 1 कंप्लीट करो, तब आप जीएस को डिस्प्रोपोर्शनेट वेट देना। आइडियली क्या करना चाहिए, जब तक हम पेपर 1 कर रहे होते हैं हमें ऐसे वेटेज देनी चाहिए, 60 to 70% पेपर 1 ऑप्शनल, एंड समटाइम्स 30, समटाइम 40%, डिपेंडिंग अपॉन क्या टॉपिक चल रहा है पेपर 1 में, टू जीएस। और आपको पहले ऑप्शनल करना चाहिए सुबह उठ के, सुबह उठ के आफ्टरनून तक आप ऑप्शनल निपटा दो, इवनिंग में जीएस को टाइम दे दो, और उसमें भी एक सब्जेक्ट पकड़ो जीएस का। लेकिन फिर आप जीएस ऑप्शनल जीएस की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, और कोचिंग वाले तो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो वो ऐसे तो होते ही नहीं है कि पहले हिस्ट्री कर रहे हैं तो पूरी हिस्ट्री करा दें। वो एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी, वो खिचड़ी बना देंगे, फिर आदमी अपने आप ही डिमोटिवेट हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से चलो, दूसरे के हिसाब से नहीं। आप एक सब्जेक्ट कर सकते हो एक टाइम में जीएस का, और ऑप्शनल, ये दो ही चीजें तुम बैलेंस कर सकते हो। तुम 3-4 चीजों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो जब तक पेपर 1 ना हो, डिस्प्रोपोर्शनेट वेट पेपर 1 को दो, और जब पेपर 1 हो जाए फिर डिस्प्रोपोर्शनेट वेट उल्टा कर दो। फिर आप पेपर 2 को 30% दो, जीएस को 70% दो। यही आपका रूल ऑफ थंब होना चाहिए। अभी आपका होना चाहिए 70% टाइम पेपर 1, 30% जीएस। जब पेपर 1 खत्म हो जाए, 70% टाइम जीएस, 30% पेपर 2, फिर पेपर 2 खत्म हो जाए, फिर पूरा जीएस ही जीएस। फिर इनके रिवीजन, इनके टेस्ट, और जब तुम ये राउंड रिवीजन का टेस्ट का खत्म कर लो, तब तुम जाके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाओ, और फिर 70-80 प्रीलिम्स के मॉक दो। फिर जब वो हो जाएंगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बगैर ये सारा काम सीक्वेंसिंग में करे हुए आप रेंडमली टाइमलाइन के हिसाब से चलोगे, दिसंबर में अच्छा इतना ही ऑप्शन हुआ है, जब हो गया जितना हो गया छोड़ दिया, चलो अब सर ने बोला है जीएस वाले ने अब आ जाओ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, हाँ हाँ देख लेना बाद में ऑप्शन हो जाएगा, हाँ उन्होंने तो कर लिया था जैसे 1 महीने में ऑप्शनल, 2 में कर लिया था उन्होंने तो जैसे। उनकी बातों पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से चलो, मैं आपको बता रहा हूँ। उनको तो जीएस का अपना कोर्स बेचना है भाई, उनको कोर्स में बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ानी है। तो वो तो ये सोचेंगे कि अब आ जाओ तुम प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स में आके क्या करूं जब मेरा यही पूरा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। पहले आपको मेंस का सिलेबस खत्म करना है, एंड देन यू हैव टू राइट इट, इट्स पीवाई क्यूज, देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट्स एमसीक्यूज, देन यू
enroll for prelims test series or prelims courses, and then you give the paper and then you will clear it in the first go. Otherwise ऐसे नहीं करोगे तो वैसे भी 4 अटेम्प्ट लगेंगे, फिर तुम अटेम्प्ट के बाद तुम्हें समझ में आएगी। तो दिस इज योर चॉइस। आई थिंक एक इंडिविजुअल को पेपर 1 तो कंप्लीट करके ही प्रीलिम्स निकालने का फायदा है। इफ आपका पेपर 1 भी कंप्लीट नहीं है और आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं। ओके, और कुछ बेटा? साक्षी कुछ बोल रही है। साक्षी, ये बहुत एक्चुअली ये बहुत नेचुरल है, इसलिए मैं कुछ इस पे जवाब नहीं दिया। ये बहुत नेचुरल है, जब आप फर्स्ट टाइम में लिखोगे तो आपको हर एक इंट्यूशन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ही लगेगा। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आप फर्स्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे, एंड यू विल रियलाइज, जब आप मेमोरी बेस लिखना शुरू करोगे तब यू विल रियलाइज कि जो मैंने असाइनमेंट में ओपन बुक में लिखा था उतना सब लिख के पेपर को फिनिश कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल जो आप अभी कंजस्टेड लिख रहे हो वो आपकी लर्निंग का पार्ट है। आप उसमें डरो मत, आप उसे लिखो। फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। अब जब ये असाइनमेंट आप लिख लोगे तब मैं आपको ये बोला करूंगा कि अब आपको मेमोरी बेस्ड टेस्ट देना है। जब मैं आपसे मेमोरी बेस्ड टेस्ट लिखवाऊंगा तो आप इस असाइनमेंट को रीड कर रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे। जब आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर रहे होगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन को मैं काट दूं तो कुछ नुकसान नहीं होगा, इस लाइन को मैं काट दूं तो कुछ नुकसान नहीं होगा। एंड देन आपका नेचुरली, ऑर्गेनिकली आपका आंसर छोटा होना शुरू होएगा। पहले हर कोई बड़ा ही लिखेगा। मेरे साथ भी तो देख सकते हो आप। पहले जब मैं लेक्चर लेके एक टॉपिक को पढ़ाता हूँ बहुत समय लगता है, जब मैं उसको रिवाइज करवा रहा होता हूँ तो कम समय लगता है। तो आपका ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ राइटिंग है इसमें बेटा बड़ा ही लिखा जाएगा। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यू ओनली, एवरी वन इज राइटिंग मोर। जो मॉडल कॉपी भी मैं भेजता हूँ उसमें भी ज्यादा लिखा हुआ है, बट इवेंचुअली वो रिवीजन के लिए आपने लिखा है, तो रिवीजन में ज्यादा होना नुकसान नहीं है। लेकिन इवेंचुअली जब आप मेमोरी बेस्ड टेस्ट देने लगोगे, जब आप इसका मल्टीपल रिवाइज करके लिखोगे तो वो छोटा हो जाएगा। उसमें डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट जब मेमोरी बेस्ड आप फर्स्ट टाइम टेस्ट लिखोगे तो भी मैं आपको बता दूं, आप फर्स्ट टाइम टेस्ट 4.5 घंटे में पूरा करोगे, और उस वक्त भी आपको डर लगेगा कि ये तो हो नहीं पाएगा। और ये इस प्रोसेस से हर कोई गुजरा है, टॉपर भी ने भी यही लिखा हुआ है, इसी से गुजरा है वो। इवेंचुअली जब टेस्ट आप दूसरा लिखोगे, तीसरा लिखोगे, आप एंड में 3 hours 25 minutes, 3.5 घंटे या 3 hour 15 minutes इसमें आप करने लग जाओगे। और जब आप मेंस में जाओगे तो अपने आप ये 3.5 3.25 आवर 3 hour में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक अलर्टनेस और फियर होता है स्टूडेंट में, जिससे वो हाई स्पीड पे होते हैं नेचुरली। तो ये 3 hour में लिखने वाला जो मेमोरी बेस लिखने वाला जो आपका एम्बिशियस टारगेट है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोसेस। वो पहले दिन कोई नहीं लिख पाएगा उसे ऐसे। आपको उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, असाइनमेंट करना पड़ेगा, असाइनमेंट से रिवाइज करना पड़ेगा, देन आपको फर्स्ट टाइम लिखना पड़ेगा, बहुत देर में लिखोगे, उसमें रिफाइनमेंट आएगी, फिर सेकंड टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए तो 8 9 टेस्ट लिखने हैं, FLT, मेमोरी बेस। लेकिन ये राइटिंग के 2 पार्ट होते हैं। राइटिंग के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स में राइटिंग होती है। राइटिंग एक आंसर बिल्डिंग, दिस इज आंसर बिल्डिंग। अभी जो हम लोग करते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, PYQ लिखते हैं, ये आंसर बिल्डिंग का पार्ट है। इसमें आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो। कुछ कुछ कंसेप्ट आपके जो क्लास में नहीं समझ पाए, या मैं भी इनएफिशिएंट रहा तुम्हें समझाने में, वो वाले कंसेप्ट अचानक से आपको रिवाइज करते वक्त जब आप PYQ को पढ़ रहे होते हो तो समझ में आ जाता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करता है। जब आप आंसर लिख रहे होते हो, कॉन्शियसली लिख रहे होते हो, रीड करके लिख रहे होते हो, क्वेश्चन को बार बार देख के लिख रहे होते हो, और फिर आप स्ट्रक्चरिंग करते हो
कंसेप्ट के साथ स्ट्रक्चर बना लिया तुमने। ये स्ट्रक्चरिंग को कह लो, इसे टेम्पलेट बोल लो। एक टेम्पलेट बन जाता है, आपको पता चल जाता है कि आंसर में देखो पहले इंट्रो ऐसे लिखना होता है, फिर एक्सप्लेन करना होता है, फिर इधर डायग्राम होता है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होता है, फिर कंक्लूजन में हमें क्वेश्चन में जो लैंग्वेज थी वो डालनी होती है, या मेरे पास कोई अच्छी कोट हो इकोनॉमिस्ट की तो मैं वो डाल सकता हूँ, या 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं बॉक्स बना के उसमें कोई एम्पेरिक्स डाल सकता हूँ जो थ्योरी इंडिया पर अप्लाई हो रही हो, इंडियन इकोनॉमी पे, वो मुझे मार्क्स दिला देगी एक्स्ट्रा। तो ये पार्ट जो है बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत इरिटेटिंग होता है। नाउ आपकी आंसर राइटिंग होती है एक्चुअली में मेमोरी बेस्ड। अच्छा, ये उतनी ही अच्छी कर पाओगे आप जितना समय आपने यहां पे दिया है। देर इज डायरेक्ट कोरिलेशन। द बेटर यू हैव डन हेयर, द मोर इम्पैक्टफुल योर आंसर राइटिंग विल बी। अब यहां पे नेचुरली जब आपने ये स्ट्रक्चरिंग कर रखी है, टेम्पलेट बना रखा है, ब्रेनस्टॉर्म करके अपना कंसेप्चुअल हुकिंग कर रखी है टॉपिक्स के बीच में, तो भाई डायरेक्ट इसका बेनिफिट तुम्हें यहां मिलेगा। तुम उसे उतनी ही स्पीड से उतना ही ऑर्गेनाइज लिख पाओगे। तुम्हें सोचना नहीं है कि तुम्हें क्या इंट्रो में डालना है, क्या कंक्लूजन में डालना है, तुम्हारे पास चीजें रेडी हैं। तो ये प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें लॉन्ग आंसर्स ही बनेंगे, ये नेचुरल है। शॉर्ट आंसर यहां बनेंगे। यहाँ आपको पता लगने लग जाएगा कि चलो ये वर्ड रिपीट हो रहा है। जैसे मैं देखता हूँ कई बच्चे एक ही बात को एक्सप्लेन करने के लिए 2 बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहले उसे कुछ इंट्रोडक्शन में भी लिख दिया, फिर उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पे लिख दिया, फिर डायग्राम बनाया तो डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फिर वहां लिख दिया। 3 बार एक चीज को लिख दिया जबकि जरूरत नहीं थी। तो वो आंसर अपने आप ही छोटा हो जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस है, आज मैं तुम्हें बोलूं भी उस बात के बारे में तो भी वो अपने आप नहीं कर नहीं दोगे, तुम गलती तुम तब भी करोगे। प्रोसेस है, रिवाइज कर करके तुम्हें पता चलेगा इतना प्रिसाइज आंसर लिखना है। तो ये प्रोसेस है, इसे फॉलो करो। आप अभी असाइनमेंट लिखने पे, कंप्लीट करने पे ध्यान दो कि आप हर टॉपिक को पढ़ो, समझो, और उसका एक मॉडल असाइनमेंट जो मिल रहा है वहां से आइडिया लेके एक अच्छा असाइनमेंट अपनी तरफ से बनाओ। बस इस पे ध्यान दो। ये आंसर में क्लस्टरिंग ज्यादा होती है, क्लटर हो रहा है, ये ज्यादा लंबा जा रहा है, ये सारी चीजें नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में विद मोर राइटिंग खत्म हो जाएगी। ये आपकी राइटिंग खत्म नहीं हो रही है, ये तो जस्ट बिगिनिंग है, फर्स्ट पार्ट है राइटिंग का। आपके 2 पार्ट में राइटिंग होगी। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, हमने आंसर राइटिंग इस तरीके से बना रखी है कि पहले हम आपको सेक्शनल टेस्ट देंगे 350 मार्क के, 250 के सेक्शनल टेस्ट है यहाँ पे, फुल सिलेबस नहीं है। पहले यहाँ पे सेक्शनल है, 3 सेक्शनल होंगे आपके पेपर 1 के 250 के। जैसे पहला सेक्शनल होगा आपका माइक्रो का एंड मैक्रो का, फिर दूसरा होगा ग्रोथ एंड ट्रेड का, तीसरे में बाकी। तो दोबारा से ये क्वेश्चन वहां पे लिखोगे आंसर मैक्रो के। एक बार मैक्रो का असाइनमेंट में यहाँ लिख लिया, एक बार इस सेक्शनल में लिख लिया, फिर उसके बाद एफएलटी होंगे 4, उसमें 2 एफएलटी होंगे पेपर 1 के। तो फिर तीसरी बार लिखोगे यहाँ पे पेपर 1 के जब एफएलटी होगा, और फिर एक और एफएलटी होगा जो उसमें फिर लिखोगे। 4 बार लिखने हैं तुम्हें ये सेम आंसर। मैं ये सेम आंसर तुमसे 4 बार लिखवाने वाला हूँ। तब जाके 5वीं बार जब फाइनल एग्जाम में आप जाके लिखोगे, तब वो 3 घंटे में पूरा होगा, लिमिटेड स्पेस में लिखा होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्लटर फ्री होगा। वो वो आंसर जो मॉडल कॉपी जो मैं आपको, जैसे आस्था की मॉडल कॉपी मैंने शेयर की होगी या अदिति की होगी, वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो उनका ना 4th टाइम की राइटिंग है, पेपर्स में जाने से 1 हफ्ते पहले की। तो वो वाली चीज अचीव करने में बेटा राउंड लगते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, उसमें वक्त लगता है। ओके, तो ये आपको करना होगा।
और कोई? हेलो? और किसी को पूछना है बेटा कुछ? हेलो? नहीं सर, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, तो ये करो फिर। हम्म इसको फिनिश करो बेटा। फिनिशिंग द टास्क मैटर, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एटीट्यूड बिल्ड करने पे ध्यान दो। आपने अगर स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में वो विनर्स साइकोलॉजी वाला एटीट्यूड नहीं बिल्ड किया, तो कोई लेट नहीं हुए हैं। अब बिल्ड कर लो आप, कोई रोक थोड़ी ना रहा है। विनर एटीट्यूड ये होता है कि आप फिनिश करो, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाओ, चाहे बेशक से आप फेल हो जाओ, लेकिन एक काम को शुरू करके खत्म करो। क्योंकि वो आपको एक, आपका एक कैरेक्टर बिल्ड करेगा। और उस कैरेक्टर से पता है क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब तुम कुछ स्टार्ट करोगे उसमें जीत जाओगे, वहां पे विक्ट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने यहीं पे गिव अप कर दिया, स्टार्ट ही नहीं, स्टार्ट किया और फिनिश नहीं किया, तो आप फिर दूसरे बी टास्क पे जाओगे, सी पे जाओगे, डी पे जाओगे। अरे आप कभी जिंदगी में फिनिश नहीं करोगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन गई। आप यहाँ पे भी शुरू करोगे, खत्म नहीं करोगे, यहाँ पे भी शुरू करोगे, खत्म नहीं करोगे, ये भी शुरू। एंड में तुम एक लूजर और एवरेज इंसान पड़े पड़े रह जाओगे घर में। और तुम्हें ये समझना ही होगा, ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि हम सबको मरना ही है। तो मरना ही है, तो भाई कुछ तबाही मचा के जाओ ना। कुछ आए हो यहाँ पे तो कुछ तो करके जाओ डिफरेंट। तो डरने की बात है नहीं ना, जब आपको ऑलरेडी ये पता लग जाए कि भाई मेरी एक्सपायरी डेट है। तो फिर रिस्क लेने से डर क्यों रहे हो? लर्न करने से डर क्यों रहे हो? हारने से डर क्यों रहे हो? जो मैंने रियलाइज किया है, मेजर प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या है, वो हारने से डरते हैं। इसीलिए वो कुछ स्टार्ट करने से डरते हैं। इसीलिए फिर वो स्टार्ट करके फिनिश भी नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आप अपना डर निकाल देते हो ना, हारने से नहीं डर रहा मैं, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं बस इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि काम खत्म करना है मुझे, तो आप इवेंचुअली आप जीत जाते हो। आपको हारने से डरना बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। और हारने से डरने, ना डरने का बेस्ट तरीका है, आप ये मान लो और ये सच्चाई है कि हम सबको मरना है। एवरीवन इज मोर्टल हेयर। सो जब ऐसा है, तो फिर जो मन में आ रहा है रिस्क लेके उसे पूरा करो, और कैरेक्टर बिल्ड करो, अपना डिसिप्लिन बिल्ड करो। ये सारी वैल्यूज ही आपको सक्सेसफुल और जीनियस बनाती हैं। जीनियस और कोई नहीं होता है, जीनियस वही होता है जो चीजों को शुरू करके खत्म करना जानता है। तो नेक्स्ट टाइम दो समझदारी दिखाना। खाना खाते वक्त से ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। एक तो प्लेट में उतना ही डालना जितना खा सकते हो, और जितना डालो उसे खत्म ही करना। वो छोड़ने वाली हैबिट, खाने की छोड़ने वाली हैबिट रियल लाइफ में भी कन्वर्ट हो जाती है लोगों की। डालते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, डालते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। ये प्रॉब्लम है, इसको आप करेक्ट करना। ओके देन, फिर करेंगे 1 महीने बाद ऐसा सेशन। जब तक आप अपना चीजों को बिल्ड करो। ओके देन।